कहानी की शुरुआत में हमें एक एडमिशन नोटिस दिखाया जाता है और हमसे एक लड़की कहती है, जिस दिन मेरा एडमिशन एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में होता है उसी रात मेरे साथ एक दुर्घटना हो जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी बच्ची के रोने की आवाज आती है। फिर हमें एक मेड को दिखाया जाता है। वह मेड कहती है, ये क्या, ये तो एक लड़की है। बधाई हो, प्रिंसेस का जन्म हुआ है। ये सुनकर और मेड घबरा जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ये सच नहीं है। मेड्स की बात सुनकर क्वीन बिस्तर से उठती हैं और कहती हैं, बिल्ट इन रॉयल फैमिली में एक प्रिंसेस की तरह जन्म लेना जहाँ सिर्फ प्रिंस ही जन्म लेते हैं, यह सचमुच बहुत बुरा है। इतना कहते ही क्वीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लग जाती है। तभी हमें किसी के कदमों की आवाज आती है। वह एक आदमी होता है जो कि कहता है कि बिल्ट इन रॉयल फैमिली में जहाँ सिर्फ लड़कों का जन्म होता है, एक बेकार चीज का जन्म हुआ है। तभी एक मेड कहती है, योर मैजेस्टी। जी हाँ गाइस, ये हमारा किंग है। फिर किंग कहता है, इसके हाथ पर एक नरविडल का निशान भी है। तभी एक मेड प्रिंसेस का हाथ देखकर कहती है कि वो लोग जिनके हाथ पर ये निशान होता है वह 21 साल की उम्र में मर जाते हैं। तो क्या प्रिंसेस भी? इतना कहकर वह मेड चुप हो जाती है। तभी किंग गुस्से में कहता है, मेरी इन बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। और फिर किंग वहाँ से चला जाता है। फिर वह दोनों मेड एक दूसरे को डरते हुए देखती हैं। तभी क्वीन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची, मुझे माफ करना तुम्हें इस तरह दुनिया में लाने के लिए। ये कहते ही क्वीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लग जाती हैं। तभी प्रिंसेस उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं। क्वीन को रोता हुआ देख प्रिंसेस की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और फिर क्वीन प्रिंसेस को गले लगाकर रोने लग जाती है और कहती है, मुझे माफ कर देना। अभी प्रिंसेस मन में सोचती है, नहीं कोई बात नहीं मॉम, एक दिन जब मैं बोलना सीख जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि चूंकि मैं इस निशान की वजह से तलवारबाजी नहीं सीख सकती, पर मेरा दिमाग बहुत तेज है और ऊपर से मुझे फ्यूचर भी पता है। फिर प्रिंसेस हमें बताती हैं कि मुझे इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के बारे में भी पता है। इस दुनिया में रहने वाले जादूगर, इंजीनियर, हालांकि मुझे बिजनेसमैन के नाम भी पता है। फिर प्रिंसेस हमसे कहती हैं कि सोचने पर मुझे याद आता है कि मैं अपनी मौत से कैसे बच सकती हूँ, और ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये दुनिया एक नॉवल है जो मैंने मरने से पहले पढ़ी थी, जिस नॉवल का नाम था आफ्टर द विलेनस डाई। फिर प्रिंसेस हमें बताती हैं बिलोटियन, यह नाम था उस रॉयल फैमिली का जो इस नॉवल में थी। यह फैमिली बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी और पिछले 500 साल में इनके महल में सिर्फ लड़के ही जन्म लेते थे। इस रॉयल फैमिली में तलवारबाजी को उच्च दर्जा दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि सिर्फ लड़के ही तलवारबाजी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लड़की की तरह जन्म लेना सचमुच एक श्राप की तरह है। और फिर प्रिंसेस सोचती है, और मैंने यहाँ प्रिंसेस के रूप में जन्म लिया है। इतनी देर में क्वीन प्रिंसेस को गले लगाकर रोने लग जाती है। तभी प्रिंसेस मन ही मन सोचती हैं, ये फिर से रोने लग गई, मैं सचमुच ठीक हूँ। फिर प्रिंसेस हमें बताती है कि जब पहली बार मैंने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली थी तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं सोच रही थी, अरे मैं कहाँ आ गई। मुझे लग रहा था कि ये कोई सपना है, पर मुझे जल्द ही इस दुनिया के बारे में पता चल गया, क्योंकि ये एक नॉवल की दुनिया है और वो नॉवल मैंने 17 बार पढ़ी है। इस नॉवल में मेरा कैरेक्टर इजाबेल का है, जो कि एक प्रिंसेस है और वह जन्म से ही बीमार है। इस नॉवल के मुताबिक जिसके हाथ में नरविडल मार्क होता है वह 21 साल से पहले मर जाता है, तो मैं 21 साल तक आराम से जी सकती हूँ। फिर प्रिंसेस सोचती है, फिलहाल अभी के लिए मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। ऐसा सोचते हुए इजाबेल अपनी मॉम को चुप करा रही होती हैं क्योंकि वह रो रही थी। तो उसकी मॉम कहती है, इजाबेल क्या तुम मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम मुझे समझ सकती हो? तो इजाबेल अपनी भाषा में कहती है, हाँ मैं आपको समझ सकती हूँ। इसके बाद इजाबेल हमें बताती है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैं एक अनाथ थी और 4 साल की उम्र से कैंसर से लड़ रही थी। लोग मुझसे कहते थे कि कितनी बेचारी है ये, बचपन से ही इसे कैंसर है। कुछ फैमिलीज के डोनेशन की वजह से मैं वहाँ सरवाइव कर पाई। सिवाय मेरी फूटी किस्मत के मैं पढ़ने में बहुत ही तेज थी, तो मेरा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझे बधाई देने आते हैं और मेरे लिए खुश होते हैं, पर मैं खुश नहीं थी क्योंकि मैं जल्द ही मरने वाली थी।
फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्वीन मेड से कहती है क्या ये मेरी बात सचमुच समझ सकती है। तो मेड कहती है शायद हाँ, मेरे हिसाब से प्रिंसेस एक जीनियस है। ये सुनकर इजाबेल हंसने लग जाती है। फिर मेड कहती है अच्छा, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्स पसंद है। ये सुनकर क्वीन मुस्कुराते हुए कहती है कि इजाबेल अगर तुम जीनियस नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, बस अच्छे से बड़े होना। ये सुनकर इजाबेल सोचती है तो अब से मेरी जिंदगी ऐसी होगी, ये तो मेरे लिए एक गिफ्ट की तरह है। इजाबेल के इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर इजाबेल हमसे कहती है पिछले कई हजार सालों से बिल्ट इन फैमिली में एक ट्रेडिशन है और उस ट्रेडिशन का नाम है सिलेक्शन सेरेमनी। ये ट्रेडिशन बिल्कुल वैसा है जैसे कोरिया में स्टोन कैचिंग गेम, पर ये बिल्ट इन फैमिली में अलग तरीके से होता है। तभी हमें इजाबेल को दिखाया जाता है जो अपने हाथों को देखकर सोच रही थी कि मानना पड़ेगा बिल्ट इन फैमिली के खून को, इसकी वजह से मैं कितनी जल्दी बड़ी हो रही हूँ। इतनी देर में मेड इजाबेल से कहती है प्रिंसेस आपको वही तलवार चुनी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए। तो इजाबेल मेड की ओर देखकर कहती है तभी मेड कहती है कि सिलेक्शन सेरेमनी में सबको पता चल जाएगा कि हमारी प्रिंसेस एक जीनियस है और मैं इस बात के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती जब लोग आपको देखकर हैरान होंगे। मेड को ऐसे देखकर इजाबेल सोचती है कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और इजाबेल के चेहरे पर एक तेज रोशनी पड़ती है। तेज रोशनी पड़ने पर इजाबेल की आंखें बंद हो जाती हैं और जब वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और इजाबेल मन में सोचती है वाह, ये कितना आकर्षक है। और फिर हमें बिल्ट इन रॉयल फैमिली का हॉल दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होता है। और ये सब कुछ देखकर इजाबेल मन में सोच रही होती है ओ माय गॉड, कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गई। और फिर इजाबेल कहती है क्या इन चेहरों को फ्री में देखना सही रहेगा, इतने सुंदर चेहरे तो मैंने कभी KTX में भी नहीं देखे। गाइस, KTX ट्रेन है कोरिया की जिसमें हैंडसम गाइस और ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं। के बाद इजाबेल मन में सोचती है थैंक यू भगवान मुझे इतनी अच्छी जगह भेजने के लिए। इसीलिए वो अपनी भाषा में कहती है सो हैंडसम। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है कि मैंने पहले अपने डैड को देखा था, पर ये पहली बार था कि मैंने अपने भाइयों को देखा। इजाबेल अपने भाइयों को देखकर सोचती है ये सब तो कितने हैंडसम है। फिर इजाबेल कहती है कि ये सोचना कि ये किरदार अब असली जिंदगी में है और मैं उन्हें अगले 21 साल तक देखने वाली हूँ। ये सोचकर ही मुझे लगता है कि मैं अगले 21 साल बिल्कुल बोर नहीं होंगी। इतनी देर में मेड इजाबेल को नीचे रख देती है और फिर इजाबेल हमसे कहती है कि ये हॉल के बीचों बीच जो ब्लू तलवार रखी है ये बहुत ही अद्भुत तलवार है बिल्ट इन फैमिली की जिसका नाम है सी वेव, और इसके बराबर में जो 10 तलवारें हैं वो सभी बेकार हैं। इसके बाद इजाबेल हमें बताती है कि पिछले कई सौ सालों से बिल्ट इन फैमिली के प्रिंस सी वेव को ही अपनी तलवार चुनते हैं और यही कारण है कि सी वेव बिल्ट इन फैमिली का प्रतीक है। इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये है कि आज मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ऊपर हमला होने वाला है। इसके बाद इजाबेल हमें बताती है द स्वॉर्ड काउंसिल ये एक शक्तिशाली संस्था है जो बिल्ट इन फैमिली ने शुरू की थी। इस संस्था में बहुत ही अद्भुत लोग हैं जो इस बात से खुश नहीं हैं कि रॉयल फैमिली में एक प्रिंसेस का जन्म हुआ है और वो भी एक ऐसी प्रिंसेस जो तलवारबाजी नहीं सीख सकती और उनके ट्रेजर सी वेव को उठाने जा रही है। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि जब मैं इस तलवार को छूंगी तभी एक सोल्जर बाहर आएगा और मुझे जख्मी कर देगा। और ये सब कुछ उस नॉवल में लिखा था कि मैं बहुत मुश्किल से इस हमले के बाद ठीक हुई थी। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि मैं इस नॉवल के इजाबेल जैसी नहीं हूँ, इसीलिए मैं जख्मी नहीं होंगी क्योंकि इजाबेल लकी थी इसीलिए वो बच गई, लेकिन मेरा लक पिछले जन्म से ही खराब है, तो अगर मैं जख्मी हुई तो शायद मेरी मौत हो जाए और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। इसके बाद इजाबेल अपने घुटनों के बल चलना शुरू करती है और मन में सोचती है कि इन सुंदर चेहरों को देखने के बाद मैं कैसे मर सकती हूँ। इसके बाद इजाबेल कहती है कि अगर मैं मर गई तो क्या होगा केक्स का, क्या होगा टार्ट्स का, क्या होगा मैक्रोन्स का और क्या होगा तकबुक्की का। गाइस, ये सब कोरियन कंट्री के डिशेज हैं। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि पिछले जन्म में मैं बहुत सारे जंक फूड्स और
स्वीट्स खाना चाहती थी। और फिर इज़ाबेल हमसे कहती है, तुम्हें पता भी है कितना दर्द होता है जब आपको डांट पड़े क्योंकि आपने एक सिप ली हो कोला की। इसके बाद इज़ाबेल हमसे कहती है, बस रुको और देखो, मैं अपनी जिंदगी के बचे हुए 21 साल पूरी तरह से जीऊंगी। और फिर इज़ाबेल अपने घुटनों के बल चलना शुरू करती है और मन में सोचती है कि मुझे वैसा नहीं करना जैसा नॉवल में लिखा था। इसके बाद इज़ाबेल हमसे कहती है कि मैं जितने पास तलवार के जाऊंगी उतना खतरा मेरे पास होगा। इज़ाबेल ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी उसे अपने डैड की आवाज़ आती है जो इज़ाबेल से कहते हैं, चुनो अपनी तलवार। इज़ाबेल अपने डैड का खौफनाक चेहरा देखकर डर जाती है और सोचती है कि अगर मैंने ये तलवार चुनी तो एक सोल्जर आकर मुझ पर हमला कर देगा, और अगर मैंने इस तलवार के अलावा किसी और तलवार को चुना तो कोई भी मुझे प्रिंसेस के रूप में नहीं अपनाएगा। तो इसके बाद मेरे पास एक ही तरीका बचता है और उसके लिए मुझे एक्टिवेट करना होगा इज़ेकाई क्लीशे। गाइस, यहाँ इज़ेकाई का मतलब है दूसरी दुनिया का होना। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। इसके बाद इज़ाबेल हमसे कहती है कि अगर आप इज़ेकाई नहीं होंगे तो आप तलवार को चुनेंगे। तो क्योंकि मैं इज़ेकाई हूँ तो मैं अपने एरोगेंट फादर को चुनूंगी। और फिर इज़ाबेल सोचती है कि ये इतना बुरा भी नहीं रहेगा क्योंकि इस राज्य में सबसे अच्छे तलवारबाज मेरे फादर हैं। इतना सोचकर इज़ाबेल अपने घुटनों के बल चलना शुरू करती है, पर वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी ये सोचकर कि अगर वो तलवार के आसपास भी गई तो एक असाइन आकर उसे मार देगा। और फिर इज़ाबेल हमसे कहती है कि यहाँ पर रहने के बाद मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं। चूँकि मुझे अपने पिछली ज़िंदगी की सभी बातें याद हैं, पर मेरा शरीर एक बच्चे का है। और फिर इज़ाबेल मन में सोचती है कि अगर मुझे अपने शरीर को आगे बढ़ाना है तो मुझे अपने डर को भूलना होगा, और अपने डर को भूलने का सबसे अच्छा तरीका है। इतना सोचते ही इज़ाबेल गाना गाने लगती है। इज़ाबेल को ऐसे गाना गाते देख हॉल के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं, पर इज़ाबेल किसी पर भी ध्यान नहीं देती। वो अपनी आंखें बंद करके गाना गाती रहती है और मन में सोचती है कि ये गाना सबसे अच्छा है। और फिर कहती है कि किसी बच्चे की बॉडी का यूज करना सबसे आसान होता है। इसके बाद इज़ाबेल मन में सोच रही होती है कि ये गाना गाने के बाद मुझे डर नहीं लग रहा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इज़ाबेल के फादर उसे ऐसे गाते देख अपने पास खड़े सोल्जर से पूछते हैं कि ये अजीब लड़की क्या कर रही है। तभी वो सोल्जर जवाब देता है कि ऐसा हो सकता है कि प्रिंसेस कोई जादुई मंत्र पढ़ रही हो। तभी किंग सोल्जर से गुस्से में कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि 1 साल की लड़की कोई जादुई मंत्र पढ़ रही है? तो सोल्जर कहता है, ऐसा हो सकता है योर मैजेस्टी। मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है कि कुछ अद्भुत लोग ऐसा कर सकते हैं। ये सुनकर किंग कहता है, तुम जो कह रहे हो वो बकवास है। ये सुनकर सर्वेंट कहता है कि हर मैजेस्ट्री भी जादुई मंत्र पढ़ना जानती है। तभी किंग सोल्जर की बात काटते हुए कहता है, ये बहुत अजीब है क्योंकि बिल्ट इन फैमिली में तलवार को प्राथमिकता दी जाती है और ये लड़की बिल्ट इन फैमिली की है, तो ये जादुई मंत्र कैसे बोल सकती है। इतनी देर में इज़ाबेल को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी, वाओ, ये सीढ़ियाँ कितनी बड़ी हैं। ये सीढ़ियाँ जो बड़े लोगों के लिए बनाई गई हैं बहुत ही लंबी हैं। इसके बाद इज़ाबेल कहती है, ये अच्छी बात है कि कोई भी असाइन नहीं आया क्योंकि मैंने सीवेव तलवार को नहीं चुना। और फिर इज़ाबेल सोचती है कि बस मैं अब ऊपर पहुंचने ही वाली हूँ और मन में कहती है, लेट्स गो फाइटिंग। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इज़ाबेल को ऐसे देख उसके फादर कुछ भी समझ नहीं पाते। इज़ाबेल अपने घुटनों के बल से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रही थी और सोच रही थी, ये कितना दिलचस्प है कि मैं इस तरीके से घूम रही हूँ पर मेरे फेफड़ों और दिल में कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, और जब मेरी सांसें रुक रही हैं तभी मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं जोर से सांस लेती थी तो मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द होता था। इज़ाबेल ये सब कुछ सोचते सोचते सीढ़ियों के ऊपर आ जाती है और ऊपर पहुंचकर पीछे मुड़कर कहती है, मैंने किया, आखिरकार मैंने ये पूरा कर ही लिया। तुम सब ये देख ही रहे होगे सोल्जर्स, हा हा हा। इतना सोचते ही इज़ाबेल अपने घुटनों के बल फिर से चलना शुरू करती है और हमसे कहती है, अब वो आखिरी चीज जो मुझे करनी है और जिसका मैं इंतजार कर रही थी।
इज़ाबेल हमसे इतना कहते ही अपने डैड के पैरों को पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, पापा, मम्मा। इज़ाबेल को ऐसे देख उसके डैड शॉक्ड हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाते। और यहाँ पर हमारी प्यारी इज़ाबेल सोच रही होती है, वाओ, मेरी प्रैक्टिस रंग लाई, मैंने बिल्कुल साफ बोला। इतना सोचते ही इज़ाबेल अपने डैड के पैरों को दोनों हाथों से पकड़कर सोचती है, ये कितना गर्म है। आह, डैड की खुशबू कितनी अच्छी है। इज़ाबेल ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी हमें एक बच्चे की आवाज़ आती है जो कहता है, मेरी छोटी बहन सबसे क्यूट है। ये आवाज़ सुनकर इज़ाबेल उसकी ओर देखती है। इज़ाबेल को देखकर वो लड़का कहता है, हेलो। और फिर हमें उस लड़के से मिलवाया जाता है जो कि बड़ा बेटा था बिल्टन फैमिली का और उसका नाम था सरमन बिल्टन। सरमन को देखकर इज़ाबेल सोचती है, ओह, तो ये है सरमन, बिल्टन फैमिली का बड़ा बेटा। मैंने सुना है सरमन क्यूट लोगों के सामने कमजोर होता है, पर ये खुद ही कितना क्यूट है। इतना सोचते ही इज़ाबेल सरमन को जवाब देती है, यू टू। इतनी देर में हमें किसी और बच्चे की आवाज आती है जो कहता है, एक मिनट रुको ब्रदर, क्या मैं सबसे क्यूट नहीं हूँ? उस बच्चे के इतना कहते ही हमें बिल्टन फैमिली के दूसरे बेटे कमान और तीसरे बेटे माइकल से मिलवाया जाता है। इसके बाद माइकल कहता है कि मैं सबसे क्यूट हूँ। इसके जवाब में समन कहता है कि तुम क्यूटनेस के मामले में कंपटीशन नहीं कर सकते। तो माइकल चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं सबसे क्यूट हूँ। इसके जवाब में सैमन कहता है, नहीं, इज़ाबेल सबसे क्यूट है। सैमन की बात सुनकर माइकल इज़ाबेल को मुंह फुलाकर देखने लगता है और माइकल को ऐसे देख इज़ाबेल जोर जोर से हंसने लगती है और मन में सोच रही होती है कि ये सब कुछ क्या है। मैं तो चाहती ही नहीं कि मैं हंसूं, लेकिन मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। शायद ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि ये सब बहुत ही सुंदर है। इतना सोचते ही इज़ाबेल सोल्जर्स की ओर देखती है और सोचती है, ये सारे सोल्जर्स एक शब्द भी नहीं बोल रहे। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे मारने की जो तैयारी की थी वो खराब हो गई और अब ये कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि सिलेक्शन सेरेमनी खत्म हो गई है और मैंने सीवेव स्वॉर्ड नहीं चुनी है, मैंने चुनी है इम्पीरियल स्वॉर्ड। इतना सोचते ही इज़ाबेल मन में चिल्लाते हुए कहती है, आई चूज फादर। इसके बाद इज़ाबेल हमसे कहती है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक रोमांस नॉवल में अपने पिता को चुनना सबसे बुद्धिमानी का काम होगा। इतना सोचते ही इज़ाबेल धीरे धीरे अपनी डैड की गोद में आती है और कहती है, स्यूनटाइक। ये शब्द सुनकर हॉल के सभी लोग, यहाँ तक कि उसके डैड, शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर इज़ाबेल हमसे कहती है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी इस शब्द को बोलने के लिए और ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे सबको बताना था कि मैंने अपनी मर्जी से फादर की स्वॉर्ड चुनी है। इज़ाबेल के इतना कहते ही पीछे से एक सर्वेंट आता है और कहता है, योर मैजेस्टी, मुझे लगता है प्रिंसेस ने अपनी तलवार चुन ली है। इसके बाद वो सर्वेंट इज़ाबेल की ओर देखते हुए कहता है, मैं सही कह रहा हूँ ना प्रिंसेस? तो इज़ाबेल अपना सिर हिलाते हुए कहती है, इज़ाबेल को जवाब देता देख सर्वेंट कहता है, ये कितना अद्भुत है कि आप अभी से बोलना सीख गई हैं। सर्वेंट की बात सुनकर इज़ाबेल मुस्कुराती है और मन में सोचती है, लॉर्ड बाइटन को लगता है कि वो 1 साल की बच्ची से बात कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इसके लिए उन्हें जज नहीं करूंगी। इज़ाबेल ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी लॉर्ड बाइटन उससे पूछते हैं, प्रिंसेस, आपने हिज मैजेस्टी को ही क्यों चुना? तो इज़ाबेल हंसते हुए जवाब देती है, पापा मम्मा स्ट्रॉन्ग। इज़ाबेल की ये बात सुनकर लॉर्ड बाइटन भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या आपने सुना हिज मैजेस्टी? प्रिंसेस ने आपको इसलिए चुना क्योंकि आप एम्पायर के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड हैं। बाइटन की बात सुनकर किंग गुस्से में कहता है, बाइटन, तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम एक छोटे से बच्चे से बात कर सकते हो? तो बाइटन जवाब देता है, जी हाँ योर मैजेस्टी। बाइटन की ये बात सुनकर किंग गुस्से में कहता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे सजा दे चुका होता। ये बात सुनकर बाइटन जवाब देता है, योर मैजेस्टी, अगर कोई बच्चा जन्म से ही जीनियस हो तो वो 1 साल की उम्र में बात कर सकता है। बाइटन की बात सुनकर किंग कहता है, अगर ये बात है तो मुझे प्रूफ दो। किंग के ये बात सुनकर बाइटन कहता है, योर मैजेस्टी, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ। इसके जवाब में किंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। इसके बाद बाइटन इज़ाबेल से कहता है, प्रिंसेस, क्या आप मेरे शब्दों को समझ सकती हैं? इसके जवाब में इज़ाबेल अपना सिर हाँ में हिलाती है। इसके बाद बाइटन इज़ाबेल से कहता है, लगता है हिज मैजेस्टी,
ये मानना नहीं चाहते कि आप मेरी बातों को समझ सकती हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हिज मैजेस्टी बचपन से ही बहुत ही टैलेंटेड है और उनका ये मानना है कि कोई चीज़ अगर वो नहीं कर सकते तो कोई और भी उसे नहीं कर सकता। इसके बाद बाइटन मुस्कुराते हुए इजाबेल से कहता है कि योर मैजेस्टी 1 साल की उम्र में बात नहीं कर सकती थी, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि प्रिंसेस भी बात नहीं कर सकती। बाइटन की ये बात सुनकर इजाबेल मुस्कुराती है और मन में सोचती है मुझे पता है, मुझे पता है। और फिर हमसे इजाबेल कहती है मेरे डैड बचपन से ही जीनियस थे, वो जो भी सोचते थे उसे पूरा कर देते थे और उन्हें ये पूरा विश्वास था कि जो भी वो कहते हैं वो सही होता है। इसीलिए मेरे डैड बचपन से ही अहंकारी और घमंडी है और उनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। इजाबेल हमें ये सब कुछ बता ही रही होती है कि तभी हिज मैजेस्टी गुस्से में कहते हैं बाइटन तुम कितनी देर से बकवास किए जा रहे हो। इजाबेल अपने डैड को ऐसे देखकर डर जाती है। तभी बाइटन इजाबेल से कहता है प्रिंसेस क्या आप आंख मारना पसंद करेंगी। इजाबेल मन में सोच रही होती है नाइस टाइमिंग बाइटन, और फिर बाइटन को आंख मार के दिखाती है। इजाबेल को ऐसे देख बाइटन मुस्कुराते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सही, वेल डन प्रिंसेस। तो चलिए एक बार हम दूसरी आंख से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इजाबेल अपना सिर हिलाते हुए कहती है और फिर अपनी दूसरी आंख से आंख मार के दिखाती है। ये देखकर बाइटन हंसते हुए कहता है बहुत बढ़िया प्रिंसेस। ये सारी चीजें इजाबेल की मॉम और उसके भाई देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं बेबीज कितने फनी होते हैं। इसके बाद बाइटन किंग से कहता है योर मैजेस्टी प्रिंसेस ने अभी 2 बार आंख मारी, तो क्या आप अब मानेंगे कि प्रिंसेस हमारी बातें समझ सकती हैं। बाइटन की बात सुनकर इजाबेल के डैड इजाबेल को घूरने लगते हैं और अपने डैड को ऐसे देखकर इजाबेल घबरा जाती है और मन में सोचती है मैं तो सिर्फ आंख मार रही थी, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। इजाबेल ये सोच ही रही होती है तभी डर के मारे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। गिरते हुए इजाबेल मन में सोचती है ओ नो अब मैं गिरने वाली हूँ। तभी उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं हाँ तुम अपनी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। इजाबेल के डैड इजाबेल को बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ते हैं जिससे इजाबेल को शर्म आने लगती है। इजाबेल अपनी आंखों को बंद कर कर सोचती है ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। तभी उसके डैड कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। इजाबेल मन में सोचती है मेरा, और फिर जवाब देती है इजाबेल। फिर उसके डैड पूछते हैं तो मेरा नाम क्या है, तो इजाबेल जवाब देती है रोमियो चेन। इसके बाद उसके डैड कहते हैं क्या तुमने मुझे चुना है। इजाबेल कहती है यस, और फिर उसके डैड कहते हैं क्या तुम मेरी सभी बातों को समझ सकती हो। इजाबेल कहती है यस। इसके बाद इजाबेल के डैड इजाबेल को बाइटन की ओर फेंकते हुए कहते हैं प्रिंसेस ने अपनी स्वॉर्ड चुन ली है। और फिर किंग कहता है बाइटन प्रिंसेस ने कौन सी स्वॉर्ड चुनी है। बाइटन मुस्कुराते हुए जवाब देता है रॉन बिल्टन, बिल्टन फैमिली की सबसे शक्तिशाली तलवार द फाइनल स्वॉर्ड। और फिर किंग अनाउंसमेंट करता है कि प्रिंसेस ने हिज मैजेस्टी द एम्पीरियर को चुना है और ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा कि प्रिंसेस की चॉइस क्या। किंग की अनाउंसमेंट सुनकर वहां खड़े सभी लोग ताली बजाते हैं और यहाँ इजाबेल सोच रही होती है कि सिलेक्शन सेरेमनी आराम से खत्म हो गई और इस बात से खुश हो रही होती है कि उसने नॉवल में लिखी बातों को चेंज कर दिया। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि ऐसा मैं हमेशा महसूस करती थी जब भी मैं अपनी पिछली जिंदगी में मरने वाली होती थी। इसके बाद इजाबेल कहती है तो फिर ऐसा मैं अभी क्यों महसूस कर रही हूँ, क्या मैं एक बार फिर से मरने वाली हूँ, या फिर ऐसा तो नहीं कि गॉड मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं क्योंकि मैंने नॉवल में लिखी बातों को चेंज कर दिया। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अपने होश खोए तो मैं एक बार फिर से उसी हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलूंगी जहां सिवाय कड़वी दवाइयों के कोई नहीं होगा, ना ही कोई मॉम और ना ही कोई डैड। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है मुझे नफरत है ऐसी जिंदगी से, मुझे दोबारा वैसी जिंदगी नहीं जीनी जिसमें सिवाय दर्द के कुछ ना हो। इसके बाद इजाबेल को याद आता है कि किसी ने उससे कहा था कि वो बीमार इसीलिए पैदा हुई थी क्योंकि उसने पिछली जिंदगी में कुछ गलत काम किया था। इजाबेल को जब ये बात याद आती है तो वो भगवान से माफ़ी मांगते हुए कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे पिछले जन्मों के पापों के लिए, और प्लीज़ मुझे मेरी पिछली ज़िंदगी में मत भेजिए गॉड। मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रही हूँ।
और मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं है कि आपने मुझे यहाँ 21 सालों के लिए ही भेजा है। मैं यहाँ पर अपने बचे हुए दिन अच्छे से जीऊँगी और यहाँ पर सभी लोगों का अच्छे से ख्याल भी रखूँगी। तो प्लीज़ गॉड मुझे ये बचे हुए दिन अच्छे से जीने दीजिए प्लीज़। इज़ाबेल ये सब कुछ सोच ही रही होती है तभी उसे कुछ महसूस होता है और फिर इज़ाबेल कहती है ये कितना गर्म है। ये थोड़ा अजीब है लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे पकड़ रखा है। इज़ाबेल ये सब कुछ सोच ही रही होती है तभी उसके डैड उससे कहते हैं लगता है तुम जग गई। और फिर इज़ाबेल अपनी आंखें खोलती है और मन में सोचती है डैड। इज़ाबेल अपने डैड को देख ही रही होती है तभी बाइटन पीछे से आकर कहता है प्रिंसेस लगता है आप बहुत थक गई थी है ना, इसीलिए आप सिलेक्शन सेरेमनी में सो गई थी। पर अब सिलेक्शन सेरेमनी ख़त्म हो चुकी है तो आप थोड़ा और सो सकती हैं। इसके बाद बाइटन इज़ाबेल से कहता है कि आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया प्रिंसेस। बाइटन को देखकर इज़ाबेल बहुत ही खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। इज़ाबेल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और वो मन में सोच रही थी नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रो सकती, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रोई तो मेरे लिए बहुत ही बुरा होगा और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेरे डैड को रोने वाले बच्चे पसंद नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर रोई तो शायद मेरे डैड मुझे कहीं दूर भेज दें या मुझे अकेला छोड़ दें। ये सारे बुरे ख्याल इज़ाबेल के मन में आ रहे थे और इसी वजह से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। इज़ाबेल को इस तरह रोते हुए देख उसके डैड और बाइटन कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए बाइटन कहता है ओ गॉड प्रिंसेस को क्या हुआ। बाइटन की बात सुनकर इज़ाबेल के डैड कहते हैं सचमुच ये बच्ची तो बहुत ही शोर कर रही है। ये बात सुनकर इज़ाबेल अपने डैड का कॉलर जोर से पकड़ लेती है और मन में सोचती है कि डर के मारे मेरी आंख से आंसू रुक ही नहीं रहे। मैं सचमुच इन्हें रोकने की बहुत ही कोशिश कर रही हूँ पर इस बात का डर कि ये लोग मुझे अकेला छोड़ देंगे मेरे अंदर से जा ही नहीं रहा। इसके बाद इज़ाबेल मन में कहती है कि प्लीज़ मुझे अकेले छोड़कर मत जाना क्योंकि मुझे अकेलेपन से बहुत ही डर लगता है। इज़ाबेल ये बातें मन में कह ही रही होती है कि तभी उसके डैड कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम बहुत डर गई हो इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और ये मैं कर सकता हूँ। किंग के इतना कहते ही इज़ाबेल मन में सोचती है आई मिस माई मॉम। लगता है जब बेबीज डर जाते हैं तो उन्हें अपनी मॉम की याद आती। इज़ाबेल ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी बाइटन इज़ाबेल को अपनी गोद में ले लेता है जिसकी वजह से इज़ाबेल को कंफर्टेबल फील होता है और वो मन में कहती है राइट ऑन टाइम बाइटन। इज़ाबेल ये मन में सोच ही रही होती है तभी बाइटन किंग से कहता है जब मैंने प्रिंसेस को पकड़ा तो प्रिंसेस ने रोना बंद कर दिया। लगता है प्रिंसेस आपसे ज़्यादा मेरे साथ कंफर्टेबल फील करती हैं योर मैजेस्टी। बाइटन की बात सुनकर किंग कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे मसल्स अब नहीं है। ये बात सुनकर बाइटन कहता है चलिए यही मान लेते हैं कि अब मेरे पास मसल्स नहीं है इसीलिए प्रिंसेस मेरे साथ कंफर्टेबल है। इतना कहते ही बाइटन प्रिंसेस को बहुत ही प्यार से हग करता है और ये सब कुछ देखकर किंग को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद बाइटन कहता है कि अब मैं प्रिंसेस को उनके रूम तक छोड़कर आऊँगा। बाइटन की बात सुनकर किंग कहता है तुम्हें जैसा अच्छा लगे और फिर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। किंग के वहाँ से जाते ही इज़ाबेल अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराती है। इज़ाबेल को मुस्कुराते देख बाइटन कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि आपने रोना बंद कर दिया और अभी आप मुस्कुरा रही हैं क्योंकि आप चाहे कितनी भी क्यूट हों अगर आप नहीं मुस्कुराएंगी तो आप एक इंसान नहीं मॉन्स्टर होंगी। बाइटन की बात सुनकर इज़ाबेल कहती है मैं मॉन्स्टर। तो बाइटन कहता है जी हाँ मॉन्स्टर। ये बात सुनकर इज़ाबेल जोर से हंसती है और कहती है आई लाइक लॉर्ड बाइटन। इज़ाबेल की ये बात सुनकर बाइटन कहता है सचमुच। तो इज़ाबेल कहती है और फिर मन में सोचती है कि कैसे कोई तुम्हें नापसंद कर सकता है क्योंकि इतना प्यारा और अच्छा इंसान कैसे कोई असाइन या घोस्ट मास्टर हो सकता है। शायद ये ऑथर की एक बहुत बड़ी गलती होगी। इज़ाबेल के इतना कहते ही बाइटन इज़ाबेल को पालने में रख देता है और कहता है प्रिंसेस कितनी क्यूट हॉनेस्ट और लवली है। बाइटन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां इज़ाबेल मुस्कुराते हुए अपनी मॉम से कहती है ममा
हग मी। और मन में सोचती है कि जब मैं थक जाती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, और जब मैं सोकर उठती हूँ तो मैं खाना खाती हूँ, और खाना खाने के बाद मैं बड़ी हो जाती हूँ, और अब ऐसा रोज़ होता है। तो क्योंकि मैं अब अच्छे से खाती और सोती हूँ तो इसीलिए अब मैं साफ बोलती हूँ। इज़ाबेल ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी उसकी मॉम उसे गले लगाकर कहती है, तुम इतनी अच्छे से कैसे बोल लेती हो। इज़ाबेल की मॉम उससे ये कह ही रही होती है, तभी एक मेड कहती है कि प्रिंसेस सिर्फ बोलने में ही अच्छी नहीं है, वो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही हॉनेस्ट है। इन सारी क्वालिटीज़ से प्रिंसेस लोगों को सरप्राइज कर देती हैं, और कभी कभी वो बड़ों की तरह बिहेव करती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। जब मेड इज़ाबेल के लिए तारीफों के फूल बांध रही होती है, तभी इज़ाबेल हमसे कहती है, मॉम और मेड्स मुझे इस तरीके से देखती हैं जैसे कि मैं दुनिया की पहली जीनियस हूँ, और यही कारण है कि मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है, और कभी कभी ये अटेंशन मुझे परेशान कर देता है। हमसे इतना कहते ही इज़ाबेल कुछ ऐसा करती है जिससे क्वीन और मेड दोनों ही शॉक हो जाते हैं, और फिर मेड चिल्लाते हुए कहती है, ओ माय गॉड, लगता है प्रिंसेस पुशअप्स कर रही हैं। इज़ाबेल को देखकर मेड और क्वीन बहुत ही खुश होती हैं, और फिर इज़ाबेल हमसे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी अटेंशन सीकर हूँ। मैं 2 साल की उम्र में ऐसी चीज़ें कर रही हूँ जो लोग 20 साल की उम्र में भी नहीं करते हैं। शायद मैं ये सब चीज़ें इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि बिल्टन फैमिली का ब्लड बहुत ही ताकतवर होता है, और वो ब्लड मेरे अंदर भी है। इसके बाद इज़ाबेल मन में सोचती है कि मैंने सुना है कि सारे प्रिंस 10 साल की उम्र में तलवार चलाना सीख गए थे, तो अगर मैं 2 साल की उम्र में पुशअप्स कर रही हूँ तो ये कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। इज़ाबेल के इतना सोचते ही हमें किसी की आवाज़ आती है जो कहता है, सेरेना, तुम किस बात से इतनी खुश हो। ये आवाज़ सुनकर इज़ाबेल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है, और मन में सोचती है, ओह ये तो डैड है। मैंने इनकी आवाज़ बहुत समय बाद सुनी क्योंकि सिलेक्शन सेरेमनी के बाद ये मुझसे मिलने नहीं आई। इज़ाबेल ये सब सोच ही रही होती है, तभी क्वीन किंग से कहती है, योर मैजेस्टी, नॉक, क्या आप प्लीज़ नॉक कर कर आएंगे। क्वीन की बात सुनकर किंग बिल्कुल शांत हो जाते हैं और फिर दरवाजे की ओर मुड़ जाते हैं, और फिर किंग नॉक करते हैं, जिसके बाद क्वीन दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं, यस, क्या मेरे बिलव्ड एम्पीरियर यहाँ पर आए हैं। किंग क्वीन की ये बात सुनकर शर्मा जाते हैं और कहते हैं, मैंने इस बार नॉक किया था। किंग को ऐसे देख क्वीन मुस्कुराते हुए कहती हैं, ओके, थैंक यू, आई लव यू। इसके बाद किंग और क्वीन को ऐसे देखकर इज़ाबेल हमसे कहती है कि मुझे पता है कि मेरे डैड के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो है शाइनेस का। इसके बाद इज़ाबेल हमसे कहती है कि मेरे डैड का अपने किसी भी बच्चे के साथ कोई लगाव नहीं था, पर वो मॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और यही कारण है कि जब डैड ने मुझे मेरे जन्म के दिन यूजलेस कहा था, तो अगले दिन मॉम के बहुत ज़्यादा रोने की वजह से डैड ने मुझसे माफ़ी मांगी थी, और मुझे इस बात से बुरा भी नहीं लगा था कि डैड मुझसे माफ़ी मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने ही मुझे यूजलेस कहा था। इसके बाद इज़ाबेल हमसे कहती है कि मेरे डैड इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, और मेरे डैड वो पहले व्यक्ति हैं जो इस दुनिया के हीरो को भी हरा सकते हैं। पर मेरे डैड की एक कमज़ोरी है और वो है मॉम, और मेरे मॉम की कमज़ोरी हूँ मैं, तो इसीलिए जब मेरी मौत हुई तो मॉम मेरी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। मॉम के सुसाइड करने के बाद डैड को इस बात का गिल्ट होने लग गया कि जब मैं जिंदा थी तो वो मुझ पर ध्यान नहीं देते थे, और इसी गिल्ट के कारण उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। वो पूरे दिन एक अंधेरे कमरे में बंद रहते थे और हमारे बारे में सोचते रहते थे, जिसके कारण वो एम्पायर पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और यही कारण था कि बिल्टन एम्पायर तहस नहस हो गया। इज़ाबेल के इतना कहते ही वो पालने के अंदर खड़ी हो जाती है और मन में सोचती है, मेरे डैड बाहर से बहुत ही सख्त और गुस्सैल दिखाई देते हैं, पर वो अंदर से बहुत ही प्यारे और अच्छे हैं, और वो मेरी मॉम से बहुत ही प्यार करते हैं। इसके बाद इज़ाबेल मन में सोचती है कि मुझे डैड को एक बार और देखना है, और फिर पालने को पकड़कर खड़ी हो जाती है और मन में सोचती है, आज ये डायपर कुछ ज़्यादा ही भारी हो रहा है, इसकी वजह से मैं आज खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। इतनी देर में उसके डैड उसकी ओर देखते हैं तो इज़ाबेल चिल्लाते हुए कहती है, डैड, मामा। इज़ाबेल को ऐसे देख किंग क्वीन से पूछता है कि ये बच्ची क्या कर रही है, तो क्वीन जवाब देती है कि वो आपको बुला रही है।
क्वीन की ये बात सुनकर किंग इजाबेल के पास जाते हैं और उसकी आंखों में देखते हैं और फिर जब इजाबेल किंग की आंखों में देखती है तो वो सोचती है कि इनकी आंखें कितनी चमकीली हैं। मैंने सुना है कि डैड की आंखों का कलर और मेरी आंखों का कलर सेम है, तो क्या मेरी आंखें भी गोल्डन कलर की होंगी। इजाबेल ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, तभी उसके मुंह से निकल जाता है आई लव यू। और ये सुनकर किंग और क्वीन यहाँ तक कि इजाबेल शॉक्ड हो जाती है और इसके बाद दिखाया जाता है कि इजाबेल के मुंह से आई लव यू वर्ड सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और इजाबेल बिल्कुल सुन पड़ जाती है और सोचती है क्या, क्या क्या ये मैंने क्या कहा। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि ऐसा उसने क्यों कहा, तभी उसके डैड उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है और मन में सोचती है प्लीज रुक जाओ, मुझे सचमुच नहीं पता कि ऐसा मैंने क्यों कहा। इजाबेल ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है कि तभी उसे याद आता है ये सारी गलती इस बॉडी में भरे इमोशंस की है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं सचमुच। पर एक मिनट, ये बॉडी तो अब मेरी है ना, तो इसके सारे इमोशंस भी मेरे होंगे, इसका मतलब ये सारे इमोशंस मेरे हैं और ये मेरे मन ने कहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इजाबेल ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसके डैड उसके बिल्कुल पास आ जाते हैं और अपने डैड को इतने पास खड़े देखकर इजाबेल मन में सोचती है रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, मेरे पास मत आओ। इजाबेल ये सब अपने मन में सोच ही रही होती है कि तभी उसके डैड कहते हैं एक बार फिर से कहो। अपने डैड की ये बात सुनकर इजाबेल मन में सोचती है ओह माय गॉड, ये मेरे इतने पास आकर खड़े हो गए हैं जिस वजह से मुझे बहुत ही डर लग रहा है। इतना सोचते ही इजाबेल अपने डैड से मुस्कुराते हुए कहती है आप। तभी उसके डैड कहते हैं अभी जो तुमने कुछ देर पहले कहा था कोशिश करो और एक बार फिर से कहो। अपने डैड की ये बात सुनकर इजाबेल मन में सोचती है क्या मैंने कुछ गलत किया। इतना सोचते ही इजाबेल अपने डैड से कहती है शा शा डैड आ। इतना कहते ही इजाबेल अपने डैड को मुस्कुराते हुए देखती है, पर उसके डैड कोई भी जवाब नहीं देते और उन दोनों के बीच एक लंबी शांति होती है। अपने डैड को शांत देख इजाबेल मन में सोचती है ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे, इनको ऐसे देखकर मुझे डर भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है शायद ये इसलिए शांत हैं क्योंकि भले ही हमारे बीच फादर और डॉटर का रिलेशन है पर हम दोनों इतने करीब नहीं हैं, तो इसीलिए जो कुछ भी मैंने कहा लगता है डैड के लिए वो कुछ ज्यादा हो गया। इतना सोचते ही इजाबेल अपने डैड की ओर देखते हुए कहती है क्या डैड और मॉम मुझसे गुस्सा है, और मन में सोचती है ऑफ कोर्स ये गुस्सा है, इनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं वो दोबारा नहीं कहूंगी, आई एम सॉरी प्लीज। इजाबेल ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी क्वीन उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि हम तुमसे नाराज नहीं हैं, बस तुम्हारे फादर जितना दिखाई देते हैं उससे ज्यादा शर्मीले हैं। क्वीन की ये बात सुनकर किंग कहता है एम्प्रेस। तभी क्वीन कहती है आप अपनी बेटी के सामने हॉनेस्ट हो सकते हैं योर मैजेस्टी, और आपको अपनी फैमिली के सामने स्कैरी लुक रखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वीन की ये बात सुनकर किंग बिल्कुल शांत हो जाते हैं और फिर क्वीन इजाबेल से कहती हैं इजाबेल मॉम आपसे हर रोज़ क्या कहती हैं, तो इजाबेल जवाब देती है क्या तुम्हें शर्म आ रही है। फिर क्वीन कहती हैं ये वो चीज़ नहीं है जो मैं हमेशा कहती हूँ राइट। ये सुनकर इजाबेल थोड़ी देर सोचती है और फिर अपनी मॉम से कहती है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हक करूं। ये सुनकर क्वीन कहती है क्यों ना तुम ये चीज अपने डैड के साथ ट्राई करो। अपनी मॉम की ये बात सुनकर इजाबेल बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और उनकी ओर देखकर सोचती है आपको सचमुच ये लगता है कि ये अभी करना ठीक रहेगा। ये सुनकर इजाबेल की मॉम कहती है हाँ बिल्कुल। अपनी मॉम की बात सुनकर इजाबेल अपने डैड से कहती है डैड कैन यू हग मी। ये सुनकर उसके डैड वहाँ ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि कोई स्टैचू हो। इसके बाद क्वीन इजाबेल से कहती है क्या इजाबेल चाहती है कि उसके डैड उसे हक करे। इजाबेल जवाब देती है यस। तो क्वीन कहती है क्यों। ये सुनकर इजाबेल सोच में पड़ जाती है और मन में कहती है क्यों, ऐसा मैं क्यों चाहती हूँ, क्योंकि ये डैड है।
इज़ाबेल के इतना कहते ही हमें उसके पास लाइफ की मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहां वो एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी और एक बच्चे को देख रही थी जिसे उसके डैड स्कूल छोड़ने जा रहे थे, और ये देखकर वो बहुत ही सैड थी। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें इज़ाबेल को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम से कहती है कि ये एम्बैरेसिंग है बताना कि मुझे डैड को क्यों हक करना है। इज़ाबेल ये सब कुछ कह ही रही होती है कि तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम मुझे बहुत ही परेशान कर रही हो। इसके बाद उसके डैड कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि इतना बिगड़ना सूट करता है एक बिल्ट इन फैमिली की प्रिंसेस को? अपने डैड की ये बात सुनकर इज़ाबेल के हाथ पांव कांपने लगते हैं और वो मन में सोचती है, आह, ये मैंने डैड की तरफ से एक्सपेक्ट किया था। इतना सोचते ही इज़ाबेल का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने लगती है। गिरते हुए इज़ाबेल मन में सोचती है, ओह नो, मैं तो गिरने वाली हूँ, पर कोई बात नहीं, ये डायपर मुझे चोट लगने से बचाएगा। इज़ाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी उसके डैड उसे दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अभी भी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकती, राइट? इतना कहते ही किंग इज़ाबेल को हक कर लेते हैं और इज़ाबेल अपने डैड को ऐसे देखकर शॉक हो जाती है और मन में सोचती है, इन्होंने मुझे हक किया, इन्होंने मुझे उस तरीके से नहीं पकड़ा जिस तरीके से इन्होंने सिलेक्शन सेरेमनी में पकड़ा था। इन्होंने मुझे सचमुच हक किया है, पर ये अभी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। क्वीन किंग और इज़ाबेल को ऐसे देखकर मुस्कुराती हैं और फिर उनके पास आकर कहती हैं, आपको इसके सिर को आराम से पकड़ना चाहिए ताकि इसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। क्वीन के इतना कहते ही किंग कहते हैं, ये बहुत हल्की है। ये सुनकर क्वीन मुस्कुराती हैं और फिर कहती हैं, आपके लिए ये हल्की होगी, लेकिन कुछ मेड्स कहती हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही भारी है। ये सुनकर इज़ाबेल मन में सोचती है, क्या मैं भारी हूँ? इज़ाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी उसकी मॉम कहती हैं कि मैं श्योर हूँ कि इज़ाबेल सरमन से बड़ी है। इसके बाद क्वीन कहती हैं, आपको याद है योर मैजेस्टी कि जब सरमन हुआ था तो वह बहुत ही छोटा और कमज़ोर था। हम बहुत परेशान थे क्योंकि बिल्ट इन होने के बावजूद वो बहुत ही कमज़ोर और छोटा था, लेकिन बाद में वो बहुत ही अच्छे से बड़ा हुआ। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इज़ाबेल भी अच्छे से बड़ी होगी। इतना कहते ही क्वीन अपना हाथ इज़ाबेल के गाल पर रखती हैं और उससे पूछती हैं, मैं सही कह रही हूँ ना इज़ाबेल? अपनी मॉम की ये बात सुनकर इज़ाबेल मुस्कुराती है और फिर मन में सोचती है, मैं इनके शरीर की गर्माहट महसूस कर सकती हूँ। इसके बाद इज़ाबेल मन में सोचती है, क्या ऐसा फील होता है जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है? इज़ाबेल के इतना सोचते ही सीन पास्ट में जाता है, जहाँ वो हमें बताती है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में मैं जब छोटी थी तो मेरे डैड मेरी बीमारी की वजह से मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, तो इसीलिए मुझे कभी पता नहीं चला कि डैड का प्यार क्या होता है। पर अब सब कुछ अलग है। इज़ाबेल के इतना कहते ही सीन प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है कि इज़ाबेल अपने डैड से मुस्कुराते हुए कहती है, इट्स अ गिफ्ट डैड, मॉम मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ एक तोहफा है। इज़ाबेल की ये बात सुनकर उसके डैड बिल्कुल शांत हो जाते हैं और मन में सोचते हैं, गिफ्ट, भगवान का भेजा हुआ गिफ्ट। किंग अभी सोच ही रहे थे, तभी क्वीन कहती हैं, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी। क्वीन की आवाज़ सुनकर किंग कहते हैं, ओह नो, मैं कुछ और सोच रहा था। अपने डैड को ऐसे देख इज़ाबेल मन में सोचती है, ओह नो, अचानक से यहाँ का माहौल बदल कैसे गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब सांस भी नहीं ले पाऊंगी। ये सुनकर इज़ाबेल मन में सोचती है, क्या मैं भारी हूँ? इज़ाबेल ये सोच ही रही होती है, तभी क्वीन किंग से कहती हैं, योर मैजेस्टी, सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो अपने परिवार का ख्याल रख सके, और मुझे ये विश्वास है कि आप उन ताकतवर इंसानों में से एक हैं। क्वीन की ये बात सुनकर किंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसकी आवाज़ इज़ाबेल को भी आ रही होती है। तो वो मन में सोचती है, आह, मेरे डैड भी ना मॉम के सामने बिल्कुल कमज़ोर है। जिस तरह से इनका दिल धड़क रहा है, मुझे लगता है ये कहीं फट ना जाए, पर ये मेरे लिए तो ठीक ही रहेगा ना। इसके बाद इज़ाबेल मन में सोचती है, चलो अब सोते हैं, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं इनकी लव लाइफ में इंटरफेयर करने का। तो चलो चलते हैं ड्रीमलैंड की ट्रिप पर। और वैसे भी मुझे इतना तो समझ में आता है कि एक छोटे से बच्चे को कब इंटरफेयर करना चाहिए और कब नहीं। इतना सोचते ही इज़ाबेल अपने डैड की गोद में सो जाती है और इज़ाबेल को ऐसे सोते देख उसके डैड उसे चेयर पर लेकर बैठते हैं और
कुछ सोचने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग चलते हुए सोच रहा था, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बच्ची और बिल्टिन की तरह नहीं है, या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सेरेना जैसी है? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। वो बच्ची बाइटन फैमिली की तलवारबाजी नहीं सीख सकती, तो उसके साथ वो हो जो और बिल्टन्स के साथ हुआ था, क्योंकि उन्हें बिल्टन फैमिली की तलवारबाजी नहीं आती थी और उन सब का एक ही अंत था, मौत। इसके बाद किंग मन में सोचता है, तो इस बच्ची का क्या होगा? क्या एक बिल्टिन जिसे तलवारबाजी नहीं आती है, क्या वो सचमुच एक बिल्टिन हो सकती है? क्या उसे रॉयल कहा जा सकता है? और तो और वो 21 साल की उम्र में मर जाएगी। ये सारी चीजें मुझे बहुत ही परेशान कर रही हैं। इतना सोचते ही किंग अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं, ये सब चीजें सोचकर मुझे घबराहट हो रही है। किंग के इतना सोचते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर में हमें बाइटन को दिखाया जाता है जो रोते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, एक इंसान जिसने आज पूरे दिन बहुत मेहनत की हो और तो और ओवर टाइम भी किया हो, उसे उसकी नींद से उठाना ऐसा कौन करता है, योर मैजेस्टी? बाइटन की बात को किंग पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और उससे कहते हैं, मुकाबला, मेरे साथ एक मुकाबला करो। किंग की ये बात सुनकर बाइटन चिल्लाते हुए कहता है, क्या मुकाबला, वो भी इतनी रात को? 20 साल पहले आप ऐसा रोज करते थे। शायद आप ये बात भूल रहे हैं, योर मैजेस्टी, कि जान लेना मेरा काम था, आपका नहीं। आप तो न्याय और शांति के प्रतीक हैं, योर मैजेस्टी। बाइटन इतना कहता ही है कि तभी किंग उसके ऊपर तलवार से वार करते हैं, जिसके कारण बाइटन डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, वो। इसके बाद किंग कहता है, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। तभी बाइटन चिल्लाते हुए कहता है, आप किसी इंसान पर कैसे अचानक से वार कर सकते हैं? बाइटन को ऐसे चिल्लाते देख किंग कहता है, लगता है तुम अपने पिछले काम के बारे में मुझसे झूठ कह रहे थे। इतना कहते ही किंग अपनी तलवार को देखता है और एक बार फिर से बाइटन पर वार करता है। किंग को ऐसे देख बाइटन चिल्लाते हुए कहता है, हिज मैजेस्टी लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाइटन को ऐसे चिल्लाता देख किंग एक बार फिर से उस पर वार करते हैं, जिसके कारण बाइटन को चोट लग जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, यू डेविल। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इजाबेल हमसे कहती है कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि आज मैं 3 साल की हो गई। इसका मतलब मेरी जिंदगी के जो 21 साल हैं, उसमें से मैं 3 साल बर्बाद कर चुकी हूँ। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि मेरी पास्ट लाइफ बहुत ही शॉर्ट थी, पर मेरी ये लाइफ लॉन्ग और रिच है, तो इसीलिए मैं इसे अच्छे से जीना चाहती हूँ। इजाबेल ये सोच रही होती है कि तभी एक मेड रूम में एंटर करती है और इजाबेल से कहती है, प्रिंसेस, हर मैजेस्टी आ चुकी हैं, तो आपको अब चलना चाहिए। मेड की बात सुनकर इजाबेल कहती है, ओके। इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है कि मैं बहुत जल्दी बड़ी हो रही हूँ, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक बिल्टिन हूँ। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर अगर मैं इतनी बड़ी कोरिया में होती तो लोग मुझे 5 साल का समझते। इतना सोचते ही इजाबेल हमसे कहती है, मेरी प्रोनाउंसिएशन अभी ठीक नहीं है, पर इतनी भी खराब नहीं है कि मैं लोगों से बात ना कर सकूं। इसके बाद इजाबेल हमें बताती है कि अब मैं चल भी सकती हूँ और दौड़ भी सकती हूँ। हमसे इतना कहते ही इजाबेल तेजी से दौड़ने लगती है, जिसे देख मेड चिल्लाते हुए कहती है, प्रिंसेस, धीरे चलिए, अगर आप इस तरीके से दौड़ेंगी तो। मेड के इतना कहते ही इजाबेल मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है और फिर हमसे कहती है कि कभी कभी मैं इस तरीके से गिर जाती हूँ, पर मुझे चोट नहीं लगती क्योंकि मेरी बॉडी स्ट्रांग है। इजाबेल के इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और क्वीन को दिखाया जाता है, जो इजाबेल से कह रही होती हैं कि आज से लॉर्ड बाइटन तुम्हें यहाँ पर पढ़ाने आएंगे और क्योंकि वो तुम्हारे पहले टीचर होंगे तो तुम उन्हें परेशान मत करना। क्वीन के इतना कहते ही इजाबेल पूछती है, क्या लॉर्ड बाइटन मुझे पढ़ाएंगे? पर मॉम, रॉयल फैमिली के टीचर तो लॉर्ड मॉलिब है ना, वो मुझे पढ़ाने क्यों नहीं आ रहे मॉम? इजाबेल की बात सुनकर क्वीन कहती हैं, लॉर्ड मॉलिब हमारे लिए अब काम नहीं करते। अपनी मॉम की ये बात सुनकर इजाबेल मन में सोचती है, क्या
पर क्यों नहीं? इजाबेल इतना सोचते ही हमसे कहती है कि लॉर्ड मॉलिब यहाँ पर हिस्ट्री के टीचर हैं जो कई जनरेशन से यहाँ पर प्रिंसेस को पढ़ा रहे हैं और नॉवल के अकॉर्डिंग उन्हीं को मेरा टीचर होना चाहिए था। हमसे इतना कहते ही इजाबेल अपनी मॉम से पूछती है, मॉम, डैड ने लॉर्ड बाइटन को ही मेरा टीचर क्यों चुना? इसके जवाब में क्वीन कहती है, इस सवाल का जवाब तुम लॉर्ड बाइटन से ही पूछ लेना। अपनी मॉम की ये बात सुनकर इजाबेल कहती है, ऑफ कोर्स मैं उनसे पूछूंगी। अपनी मॉम से इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है कि जितना वक्त मैं लॉर्ड बाइटन के साथ बिताती हूँ मैं उसे बहुत ही इंजॉय करती हूँ और मैं उनके साथ इंजॉय इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि वो एक ऐसे एडल्ट हैं जो जानते हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं और इसीलिए मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। इसके बाद इजाबेल कहती है कि लॉर्ड बाइटन को स्वॉर्डमैनशिप भी आती है और तो और वो मैजिक का भी यूज कर सकते हैं और उनके सभी मैजिक में से मुझे फ्लाइंग मैजिक बहुत ही पसंद है। इजाबेल के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और लॉर्ड बाइटन को दिखाया जाता है जो इजाबेल को ग्रीट करते हुए कहते हैं, हेलो प्रिंसेस, मेरा नाम बाइटन है और आज से मैं आपका टीचर हूँ। लॉर्ड बाइटन को ऐसे देख इजाबेल भी उन्हें ग्रीट करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग लॉर्ड बाइटन। इजाबेल को ऐसे देख बाइटन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। इजाबेल और लॉर्ड बाइटन को ऐसे देख क्वीन मुस्कुराती हैं और कहती हैं, प्लीज प्रिंसेस का ध्यान रखिएगा लॉर्ड बाइटन। क्वीन की बात सुनकर लॉर्ड बाइटन जवाब देते हैं, यस हर मैजेस्टी। इतना कहकर क्वीन उस कमरे से चली जाती है। क्वीन के वहां से जाने के बाद इजाबेल बाइटन से पूछती है, लॉर्ड बाइटन आप मेरे टीचर क्यों हैं? ये सुनकर लॉर्ड बाइटन इजाबेल से पूछते हैं, क्या प्रिंसेस को पसंद नहीं कि मैं उनका टीचर हूँ? ये सुनकर इजाबेल कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, पर मुझे लगा था कि सर मॉलिब मेरे टीचर होंगे। इजाबेल की बात सुनकर लॉर्ड बाइटन रोने लगते हैं और कहते हैं, ओह तो प्रिंसेस सिर्फ सर मॉलिब को ही पसंद करती है। ये बात सुनकर मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे रोना आ रहा है। लॉर्ड बाइटन को रोते देख इजाबेल कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं लॉर्ड मॉलिब को पसंद नहीं करती, तो प्लीज आप मत रोइए। इसके बाद इजाबेल कहती है कि अगर आप रोएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इजाबेल की ये बात सुनकर लॉर्ड बाइटन रोना बंद कर देते हैं और इजाबेल से पूछते हैं, क्या सचमुच आपको बुरा लग रहा है प्रिंसेस? इसके बाद लॉर्ड बाइटन कहते हैं, आप चिंता मत करिए प्रिंसेस, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। लॉर्ड बाइटन की ये बात सुनकर इजाबेल गुस्से में कहती है, ये बुरी बात होती है। ये सुनकर लॉर्ड बाइटन कहते हैं, क्या? फिर इजाबेल कहती है कि आपने जानबूझकर झूठ बोला, आप बुरे हैं। इजाबेल को ऐसे चिल्लाते देख लॉर्ड बाइटन कहते हैं, आई एम सॉरी प्रिंसेस, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये बात सुनकर इजाबेल लॉर्ड बाइटन से कहती है कि अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो आप एक बैड बीटल बन जाएंगे। इजाबेल की ये बात सुनकर लॉर्ड बाइटन कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। लॉर्ड बाइटन के इतना कहते ही इजाबेल हमसे कहती है कि शायद ये मेरा प्रेडिक्शन हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉर्ड बाइटन मेरा टेस्ट ले रहे हैं और ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि वो मुझसे बात करते समय वेयर ग्रेटनेस ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो एक बच्चे को समझ में ना आए और ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि मैं इन वर्ड्स को समझ पाती हूँ या नहीं। हमसे इतना कहते ही इजाबेल लॉर्ड बाइटन से कहती है, लॉर्ड बाइटन चलिए एक गेम खेलते हैं। इस गेम में हमें एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में पता लगाना है और मुझे ये विश्वास है कि आप मेरे साथ ये गेम खेलेंगे लॉर्ड बाइटन, क्योंकि मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ। इजाबेल की ये बात सुनकर लॉर्ड बाइटन सरप्राइज हो जाते हैं और इजाबेल से पूछते हैं, प्रिंसेस क्या आपको पता है कि मौत का मतलब क्या होता है? इजाबेल से इतना कहते ही लॉर्ड बाइटन वहाँ खड़ी मेड को गुस्से में देख रहे होते हैं और गुस्से में कहते हैं कि कौन है वो बेवकूफ इंसान जिन्होंने आपसे ऐसी बातें कही। लॉर्ड बाइटन को गुस्से में देख इजाबेल कहती है, ओ गॉड, मैंने ये नहीं सोचा था, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पक्का एक असायन थे। इजाबेल इतना सोचते ही लॉर्ड बाइटन से कहती है, लॉर्ड बाइटन यू कावर्ड, कमजोर लोगों को बुली मत करो। इजाबेल को चिल्लाते देख लॉर्ड बाइटन उससे कहते हैं, वीक, आपको गलत फहमी हुई है प्रिंसेस, मैं कमजोर लोगों को बुली नहीं करता। लॉर्ड बाइटन की बात सुनकर इजाबेल कहती है, अगर ऐसा है तो आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, आप नैनी से क्यों गुस्सा है? ये सुनकर लॉर्ड बाइटन इजाबेल से कहते हैं,
आई एम सॉरी प्रिंसेस, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर इजाबेल कहती है, आप मेरे सामने ऐसी गलती नहीं कर सकते। इजाबेल की ये बात सुनकर लॉर्ड बाइटन मेड से कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया। इसके जवाब में मेड कहती है, कोई बात नहीं, मैं सचमुच ठीक हूँ। उन दोनों को ऐसे देख इजाबेल सोचती है, थैंक गॉड। इसके बाद लॉर्ड बाइटन इजाबेल से कहते हैं, क्या आपने मुझे माफ कर दिया प्रिंसेस? तो इजाबेल जवाब देती है, हाँ, लेकिन आप ऐसा दोबारा मत करना। ये सुनकर बाइटन कहते हैं, ओके, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा प्रिंसेस। लेकिन आपको किसने बताया कि आप बहुत जल्द मरने वाली हैं? बाइटन की ये बात सुनकर इजाबेल सोचती है कि क्या मैं बाइटन को बता दूं कि ये दुनिया एक नॉवल है जो मैंने पास्ट लाइफ में पढ़ी थी और उसमें ये भी लिखा था कि मैं 21 साल की उम्र में मर जाऊंगी। ये सोचते हुए इजाबेल कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और फिर बाइटन से कहती है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी रात मैंने किसी को ये कहते सुना था कि मैं 21 साल की उम्र में मर जाऊंगी। इजाबेल की ये बात सुनकर बाइटन कहते हैं कि आपको उस समय की बातें याद हैं? ये सुनकर इजाबेल जवाब देती है, यस। और फिर कहती है कि जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मम्मा रो रही थी और सभी लोग ये कह रहे थे कि मैं एक यूजलेस हूँ। लॉर्ड बाइटन से इतना कहते ही इजाबेल मन में सोच रही थी कि ये मैं क्या बकवास कर रही हूँ। लॉर्ड बाइटन इतने बेवकूफ नहीं कि मेरी इन बातों पर विश्वास कर लेंगे। इजाबेल ये सोच ही रही थी कि तभी लॉर्ड बाइटन कहते हैं, ओह गॉड, ये सुनकर तो आपको बहुत ही बुरा लगा होगा ना प्रिंसेस? ये सुनकर इजाबेल मन में सोचती है, इन्होंने तो सचमुच मेरी बातों पर विश्वास कर लिया। इतना सोचते ही इजाबेल लॉर्ड बाइटन से कहती है, नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लॉर्ड बाइटन से इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है, सच बात तो ये है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरा जन्म इतनी अमीर फैमिली में हुआ है। तो इसीलिए अगर कुछ लोग मुझे यूजलेस कहते भी हैं तो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इजाबेल ये सब कुछ मन में सोच ही रही होती है कि तभी लॉर्ड बाइटन इजाबेल का हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर इजाबेल पूछती है, आप क्या कर रहे हैं लॉर्ड बाइटन? तो बाइटन कहते हैं, प्रिंसेस, आपके हाथ में जेली है। तो इजाबेल कहती है, क्या जेली? बाइटन कहते हैं, हाँ, जेली। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर किंग को दिखाया जाता है जो बाइटन से कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक 3 साल की बच्ची को समझ में आए कि मौत का मतलब क्या होता है। किंग की बात सुनकर बाइटन कहते हैं, मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर किंग बाइटन से पूछते हैं, अगर उसे पता है कि वो मरने वाली है तो इस बात पर उसका क्या रिएक्शन था? किंग की ये बात सुनकर बाइटन जवाब देता है कि ये जानने के बावजूद कि वो बहुत ही जल्द मरने वाली हैं, वो बहुत ही शांत थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। और फिर बाइटन कहता है कि ऐसा नहीं है कि प्रिंसेस को सिर्फ एक ही बात याद है, उन्हें अपने बचपन की सारी बातें याद है। इतना कहते ही बाइटन किंग से पूछता है, योर मैजेस्टी, जिस दिन आप प्रिंसेस से पहली बार मिले थे क्या आपने कुछ ऐसा कहा था जो कि गलत हो? बाइटन की इस बात का किंग कोई भी जवाब नहीं देते। किंग को ऐसे शांत देखकर बाइटन चिल्लाते हुए कहता है, क्या आपने कुछ गलत कहा था? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं योर मैजेस्टी? किंग बाइटन की बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है और उससे पूछता है, इजाबेल ने तुमसे क्या कहा? इसके जवाब में बाइटन कहता है, प्रिंसेस ने कहा कि वो ठीक है। बाइटन की बात सुनकर किंग पूछता है, क्या सचमुच सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने ऐसा कहा? इसके जवाब में बाइटन कहता है, जी हाँ योर मैजेस्टी, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो बहुत ही शांत थी और मेरे सभी सवालों का जवाब प्रिंसेस मुस्कुराते हुए दे रही थी और उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल टूट जाएगा। बाइटन की ये बात सुनकर किंग दबी आवाज में कहते हैं, वो लड़की बिल्ट इन फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक्स नहीं सीख सकती। किंग की बात सुनकर बाइटन कहता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो यूजलेस है। बाइटन के इतना कहते ही किंग कहता है, लगता है तुम यहाँ पर मुझसे सवाल करने आए हो। किंग की बात सुनकर बाइटन जवाब देता है, मैं आपसे सवाल जवाब करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। बाइटन के इतना कहते ही किंग कहते हैं, अपनी तलवार उठाओ, हमें बहुत दिन हो गए हैं स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस किए हुए। ये सुनकर बाइटन कहता है, क्या हमने तो कुछ दिन पहले ही प्रैक्टिस की थी। बाइटन के इतना कहते ही किंग उस पर तलवार चला देते हैं और उससे कहते हैं कि
तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो, तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। किंग की ये बात सुनकर बाइटन कहता है, मैं स्वॉर्ड्समैन नहीं हूँ, मैं अब एक टीचर हूँ और मैं स्वॉर्डमैनशिप से रिटायर्ड भी हो चुका हूँ। किंग बाइटन की एक नहीं सुनता और उस पर वार करता है। किंग को ऐसे वार करते देख बाइटन भागने लगता है। बाइटन को ऐसे भागते देख किंग कहता है, ऐसे मत भागो। ये सुनकर बाइटन कहता है कि अगर मैं नहीं भागा तो आप मुझे मार डालेंगे। किंग से इतना कहते ही बाइटन ग्राउंड से बाहर चला जाता है और फिर किंग को देखते हुए सोचता है कि क्या आप अपसेट हैं योर मैजेस्टी? आपको ऐसे देखकर लग रहा है कि आपको बहुत ही पछतावा है अपनी कही बातों पर, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, आप ये सब कुछ डिजर्व करते हैं योर मैजेस्टी। कहता है कि योर मैजेस्टी, प्रिंसेस के अंदर मैजिकल पावर्स हैं और मुझे लगता है कि वो मैजिकल इंजीनियर बन सकती हैं। ये सुनकर किंग सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, मैजिकल इंजीनियर? इसके जवाब में लॉर्ड बाइटन कहते हैं, यस योर मैजेस्टी, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि प्रिंसेस प्रोफेशनल लेवल पर मैजिकल इंजीनियर की स्टडीज कर सकें, इसीलिए आपको उनके लिए एक नया टीचर रखना चाहिए। बाइटन की ये बात सुनकर किंग कहता है, एक मैजिक सिखाने वाला टीचर? तुम्हारा मतलब कि एक मेज? ये सुनकर बाइटन कहता है, जी हाँ योर मैजेस्टी। ये सुनकर किंग बाइटन को अजीब तरीके से देखता है और फिर कहता है, शायद तुम्हें ये पता नहीं बाइटन, लेकिन जादूगरों का रॉयल पैलेस में आना मना है। और क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिसकी वजह से तुम ये कह सकते हो कि इजाबेल के अंदर इतना टैलेंट है कि वो मैजिक सीख सकती है? किंग की ये बात सुनकर बाइटन कहता है, योर मैजेस्टी, हालांकि ये बस एक अंदाजा है, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि प्रिंसेस के अंदर इतना टैलेंट है कि वो मैजिकल पावर यूज कर सकती हैं। ये सुनकर किंग कहता है, मुझे बताओ बाइटन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये सुनकर बाइटन जवाब देता है, योर मैजेस्टी, जैसा कि आपको पता ही है, मैजिकल इंजीनियरिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। उनमें से सबसे पहली है कि आपको जन्म से ही मैजिक समझने की क्षमता होनी चाहिए, और ये प्रूफ हो चुका है कि ये एबिलिटी प्रिंसेस के अंदर जन्म से ही है। दूसरी कैटेगरी है मैजिक को क्रिएट करना, जैसे कि ब्लूप्रिंट्स या मैजिक सर्कल्स, और तीसरी कैटेगरी है किसी चीज का गहन अवलोकन। इन दोनों कैटेगरीज को प्रूफ करती है ये ड्राइंग जो कि प्रिंसेस ने बनाई है। इसके बाद बाइटन कहता है कि मैजिक सीखने के लिए सबसे जरूरी है मैथमेटिकल टैलेंट। ये सुनकर किंग कहते हैं, क्या ये टैलेंट इजाबेल के अंदर है? किंग की ये बात सुनकर बाइटन सोचते हुए कहते हैं कि सिर्फ 3 साल के होने के बावजूद भी प्रिंसेस के अंदर नंबर्स की समझ है और कभी कभी वो कैलकुलेशंस अपने मन में भी कर लेती हैं। इसके बाद बाइटन कहता है, योर मैजेस्टी, आपको पता है कि मैंने प्रिंसेस को पिछले वीक एक जेली का बॉक्स दिया था और उन्होंने उसे 1 मिनट में ही काउंट करके बता दिया कि उस बॉक्स में कितनी जेलीज हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक बॉक्स में कितनी जेलीज होती हैं योर मैजेस्टी? बाइटन की इस बात का किंग कोई भी जवाब नहीं देते और किंग को ऐसे शांत देख बाइटन कहता है, सचमुच हमारी प्रिंसेस बहुत ही टैलेंटेड है। इसके बाद बाइटन कहता है, और इन्हीं सब चीजों को देखकर मुझे विश्वास है कि प्रिंसेस के अंदर मैजिक सीखने का टैलेंट है। बाइटन की बात सुनकर किंग सोच में पड़ जाते हैं, जिसे देखकर बाइटन मुस्कुराते हुए पूछता है, योर मैजेस्टी, क्या आपकी परमिशन है कि मैं प्रिंसेस के लिए एक मैजिक टीचर लेकर आऊं? बाइटन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां इजाबेल एक लड़की को देखकर बहुत ही गुस्से में थी और मन में सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं? इस नॉवेल की विलेनेस यहाँ पर क्यों आई है? इजाबेल ये सोच सोचकर बहुत ही परेशान होती है कि तभी कैरिन कहती है, प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं? इसके जवाब में इजाबेल कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर कैरिन कहती है, मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप ठीक हैं। कैरिन के इतना कहते ही इजाबेल हमें बताती है कि कैरिन एक फर्स्ट क्लास मेज है जो मिरोटल मैजिक फेडरेशन में काम करती है और नॉवेल के हिसाब से कैरिन एक बहुत ही खतरनाक मेज है जिसके एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं। इसके बाद इजाबेल हमें बताती है कि कैरिन एक बहुत ही खतरनाक और चालाक औरत है जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और मैंने नॉवेल में ये भी पढ़ा था कि कैरिन ने अपने टीचर को धोखा देकर उनकी जगह पर कब्जा कर लिया था और सभी मेजेस की मास्टर बन गई थी। और जब कैरिन ने मैजिक फेडरेशन में सबसे बड़ी पोजीशन हासिल कर ली थी
तो वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी और चालाक हो गई थी। इसके बाद इज़ाबेल हमें बताती है कि कैरन, जो इस नॉवल की विलेनेस है, उसकी सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात ये है कि जब उसने मैजिक फेडरेशन को पूरी तरह अपने वश में कर लिया, तब उसने प्लान बनाया कि वो अब इस पूरी दुनिया पर राज करेगी। और इस प्लान को पूरा करने के लिए कैरन ने इस दुनिया के मेल प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम आरोन है और वो इस दुनिया का एम्पीरियर होगा, उससे कई बार लड़ी, लेकिन वो हर एक जंग हार गई, क्योंकि कैरन चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो और उसका मैजिक कितना ही पावरफुल हो, लेकिन वो मेल कैरेक्टर को नहीं हरा सकती थी। और आरोन से कई बार हारने की वजह से इस दुनिया की फीमेल कैरेक्टर के ऊपर नर्विडल कर्स लगा दिया, जिसकी वजह से हमारी फीमेल लीड आरोन को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। और इसके बाद की कहानी मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि उस समय मैं ये पढ़कर बहुत ही शॉक में थी कि फीमेल लीड की मौत हो गई है। पर कुछ समय बाद इस नॉवल की कहानी में एक नया ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट ये था कि स्टोरी की फीमेल लीड एक ड्रैगन है। व्यूअर्स ये पढ़कर बहुत ही शॉक्ड में थे कि फीमेल लीड एक ड्रैगन है, क्योंकि इस नॉवल के अकॉर्डिंग ड्रैगन्स मैजिक के मास्टर होते हैं और सिर्फ ड्रैगन्स ही नर्विडल कर्स को तोड़ सकते हैं। और क्योंकि हमारी फीमेल लीड एक ड्रैगन है, तो एक मेस का कर्स उन पर कोई भी असर नहीं करता। तो इसीलिए जब हमारी फीमेल लीड को पता चलता है कि वो एक ड्रैगन है और उनके पास बहुत सारी पावर है, तो वो मेन लीड के साथ मिलकर कैरन को हरा देती हैं। कैरन को हराने के बाद हमारी फीमेल लीड हमारे मेन लीड आरोन के साथ खुशी खुशी अपना पूरा जीवन बिताती है। इसके बाद इज़ाबेल हमसे कहती है कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर मेल प्रोटैगनिस्ट बहुत ही पावरफुल है, तो हमें फीमेल लीड से पंगा नहीं लेना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमारी विलेनेस यानी कैरन ने किया था। पर इस बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टोरी लाइन स्टार्ट होने में अभी 18 साल है। तो इस नॉवल की विलेनेस यहाँ पर क्या कर रही है? इज़ाबेल इतना मन में सोच ही रही थी कि तभी कैरन उससे कहती है, प्रिंसेस, आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आप ठीक हैं। क्या आप कहीं बीमार तो नहीं? ये सुनकर इज़ाबेल कहती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मन में सोच रही होती है कि ओ गॉड, मैं अभी एक बच्चे की बॉडी में हूँ, तो इसीलिए मैं अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। पर मुझे इन्हें कंट्रोल करना होगा, नहीं तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। इसके बाद इज़ाबेल हमसे कहती है कि नॉवल में ये बिल्कुल साफ लिखा था कि कैरन किसी को देखकर ये बता सकती है कि किसी के अंदर कितनी मैजिकल स्ट्रेंथ और माना पावर्स हैं। और इसी वजह से जब कैरन फीमेल लीड को पहली बार देखती है, तो उसे पता चल जाता है कि वो और लोगों से काफी अलग है। और इसी वजह से हमारी हीरोइन बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती है। और अभी वो सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी होंगी, क्योंकि कैरन मेरे सामने है और उसे देखकर मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। इसके बाद इज़ाबेल मन में सोचती है कि अगर कैरन को मेरे सीक्रेट के बारे में पता चला तो क्या होगा। ओ गॉड, प्लीज मेरी हेल्प करो। इसके बाद इज़ाबेल सोचती है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है। इज़ाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी कैरन उसके पास आकर कहती है, प्रिंसेस, क्या आप ठीक हैं? कैरन के इतना कहते ही इज़ाबेल चिल्लाते हुए कहती है, मुझे लॉर्ड बाइटन के पास जाना है। वो मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। मुझे लॉर्ड बाइटन के पास जाना है। इज़ाबेल की बात सुनकर कैरन कहती है, इसका मतलब प्रिंसेस, आप ये नहीं चाहती कि मैं आपको पढ़ाऊं? ये सुनकर इज़ाबेल कहती है, हाँ, मैं चाहती हूँ कि लॉर्ड बाइटन मुझे पढ़ाए, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। कैरन से इतना कहते ही इज़ाबेल मन में सोचती है कि अब बस यही एक रास्ता है। इतना सोचते ही वो जमीन पर लेटकर चिल्लाने लगती है और कहती है, लॉर्ड बाइटन कहाँ है? मुझे लॉर्ड बाइटन चाहिए, उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। इज़ाबेल को ऐसे चिल्लाते देख कैरन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और यहाँ पर इज़ाबेल सोच रही थी कि हा हा हा, कैसा लग रहा है एक बच्ची का चिल्लाना और रोना। अभी रुको विलेनेस, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किसी बच्ची को संभालना आसान नहीं होता। बस यहाँ पर रुको और देखो। इज़ाबेल जमीन पर लेटकर बच्चों की तरह चिल्लाते हुए कहती है, लॉर्ड बाइटन, लॉर्ड बाइटन, लॉर्ड बाइटन को यहाँ लेकर आओ। इज़ाबेल ऐसे चिल्लाते हुए मन में सोच रही होती है कि अभी कैसा लग रहा है मिस विलेनेस, तुम बस यहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हें बताऊंगी कि बच्चों को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है।
इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है कि अभी तो तुम मुझे ऐसे देखकर परेशान हो गई होगी ना मिस विलेनस। इतना सोचते ही इजाबेल कैरन की ओर देखती है और उसके स्कैरी एक्सप्रेशंस देखकर वो शॉक हो जाती है और फिर मन में सोचती है कि ओह गॉड, ये तो गुस्से में बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। इतना डर तो मुझे अपने डैड को देखकर भी नहीं लगता जितना इसे देखकर लग रहा है। इजाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे याद आता है कि जो फ्यूचर में कैरन को हराएगा वो इस नॉवेल का हीरो आरोन होगा। इसके बाद इजाबेल को याद आता है कि अभी आरोन एक छोटा बच्चा होगा तो अभी उसे उसकी पावर्स का पता नहीं होगा और अगर अभी हमें उसकी पावर्स को अवॉक करना हो तो मुझे आरोन को टॉर्चर करना होगा, जो कि इस सिचुएशन में इम्पॉसिबल है। इसके बाद इजाबेल हमें बताती है कि इस नॉवेल की आधी कहानी इसी पर बेस्ड है कि एक छोटा बच्चा जिसे इस नॉवेल की विलेनस बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, एक दिन उस बच्चे के अंदर की जादुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं और वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि अगर हमें विलेनस को हराना है तो मुझे आरोन को टॉर्चर करना होगा ताकि उसकी शक्तियां जागृत हों, और अगर मैं ऐसा करूंगी तो बाद में आरोन मुझसे बदला लेने के लिए मेरी फैमिली पर अटैक करेगा और क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग है तो वो मुझे खत्म कर देगा, जो कि मैं कभी नहीं चाहूंगी। पर अगर मैं उसे टॉर्चर नहीं करूंगी तो उसे उसकी शक्तियों का पता नहीं चलेगा और वो कभी बिल्ट इन रॉयल फैमिली पर भी अटैक नहीं करेगा, और वो अगर इम्पीरियल फैमिली पर अटैक नहीं करेगा तो वो कभी भी एम्पीरियर नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब इस नॉवेल का कोई भी मेल प्रोटैगनिस्ट नहीं होगा जो विलेनस को हराएगा। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि कैरन जो इस नॉवेल की विलेनस है उसका आरोन से लड़ने का सिर्फ एक ही रीजन था और वो रीजन ये था कि आरोन कुछ समय बाद इस बिल्टन पैलेस का एम्पीरियर होगा। और फिर मन में सोचती है कि तो इसका मतलब अगर मैं आरोन को टॉर्चर नहीं करूंगी तो वो बिल्टन एम्पायर पर अटैक नहीं करेगा, और अगर वो अटैक नहीं करेगा तो वो कभी इस एम्पायर का एम्पीरियर नहीं बनेगा, और अगर आरोन एम्पीरियर नहीं बनेगा तो इसका मतलब आरोन इस कहानी का मेल प्रोटैगनिस्ट नहीं होगा जो विलेनस को रोकेगा, और अगर वो आरोन नहीं होगा जो कैरन से लड़ेगा तो इसका मतलब कैरन हमारी किसी फैमिली मेंबर से लड़ेगी। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है कि रुको, स्टोरी को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है कि कैरन का लक्ष्य है इस दुनिया पर राज करना, तो एम्पीरियर कोई भी हो कैरन उससे जरूर लड़ेगी, चाहे वो आरोन हो या फिर मेरा डैड। लेकिन इस नॉवेल में ये साफ साफ लिखा था कि इस कहानी में दो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं, जिसमें पहला है आरोन जो इस कहानी का मेल प्रोटैगनिस्ट है और दूसरे मेरे डैड हैं। तो इसका मतलब आरोन के बाद कैरन को सिर्फ मेरे डैड हरा सकते हैं, पर मॉम के मरने के बाद डैड की शक्तियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। तो अगर डैड उस हालत में कैरन से लड़े तो वो जरूर हारेंगे और हमारी फैमिली तबाह हो जाएगी। तो अभी के लिए ये अच्छा होगा कि मैं कैरन के साथ रहूं और उसे इस बात का एहसास दिलाऊं कि सब कुछ छीनने से ही खुशी हासिल नहीं होती, और क्या पता कैरन मेरे साथ रहकर इन बातों को समझ जाए और बाद में विलेनस ना बने। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि वैसे भी स्टोरी लाइन शुरू होने में अभी 20 साल है और उस समय मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, पर जो 21 साल का टाइम मुझे इस दुनिया में मिला है उसमें मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा छोड़कर जाऊँ कि लोग मुझे बाद में याद रखें। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी कैरन कहती है, अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो मेरा आपको पढ़ाना मुश्किल होगा प्रिंसेस, और वैसे भी मैजिक को सिखाने के लिए सबसे जरूरी होता है टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड अच्छा हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैजिक सीखने में आगे बहुत प्रॉब्लम्स होती। कैरन के इतना कहते ही इजाबेल जमीन से उठती है और कहती है, हाँ आप ठीक कह रही हैं, जिसे देखकर कैरन को बहुत ही अजीब लगता है। और कैरन को ऐसे देखकर इजाबेल मन में सोचती है ये सिचुएशन बहुत ही अजीब है। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी कैरन कहती है, आपका माइंड अचानक से कैसे चेंज हो गया प्रिंसेस। ये सुनकर इजाबेल कहती है कि अगर मैं आपके साथ बुरा व्यवहार करूंगी तो शायद लॉर्ड बाइटन मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, और वैसे भी उन्हीं आप बहुत ही सुंदर हैं तो मुझे आपके साथ पढ़कर बहुत ही मजा आएगा।
कैरिन से इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है कि मेरी ये जिंदगी जो भगवान ने मुझे तोहफे के रूप में दी है उसे मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में यूज करूंगी। इजाबेल इतना सोचते ही अपना हाथ दिल पर रखती है और फिर मन में कहती है कि ये सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी और मेरे सारे इमोशंस भी कंट्रोल हो गए हैं। इतना सोचते ही इजाबेल हमसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस दुनिया की विलेन जिसे सिर्फ मेन कैरेक्टर ही हरा सकता है उसे मैं कैसे हराऊंगी, पर इसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इजाबेल के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां कैरिन रॉयल पैलेस के हॉल से चलती हुई इजाबेल के रूम तक पहुंचती है और इजाबेल से कहती है, प्रिंसेस मैं कैरिन हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इतना कहते ही कैरिन इजाबेल के रूम में एंटर करती है कि तभी इजाबेल भागते हुए आती है और रूम का गेट बंद कर देती है, जिसे देखकर कैरिन शॉक होती है और इजाबेल से पूछती है, प्रिंसेस आप ये? कैरिन के इतना कहते ही इजाबेल कहती है, टीचर एक मिनट, कोई यहाँ पर है तो नहीं? इजाबेल इतना कहते ही इधर उधर देखती है और फिर कैरिन को एक जेली देती है, जिसे देखकर कैरिन कहती है, प्रिंसेस क्या ये एक जेली है? ये सुनकर इजाबेल कहती है, हाँ ये एक पीच फ्लेवर की जेली है जो मैंने आपके लिए बचा कर रखी थी। इतना कहते ही इजाबेल कैरिन से मुस्कुराते हुए बोलती है, टीचर प्लीज आप इसे मेरी तरफ से रख लीजिए। इजाबेल को ऐसे देख कैरिन सरप्राइज होते हुए कहती है कि अभी हमारे पढ़ाई करने का वक्त है और जब आज की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं आपसे ये ले लूंगी। ये सुनकर इजाबेल कहती है ओके। और फिर इजाबेल मन में सोचती है कि लोग कहते हैं कि अगर हमें किसी के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं तो हमें उसे अच्छे गिफ्ट्स देने चाहिए। इतना सोचते ही इजाबेल हमसे कहती है कि ये बात साफ है कि कैरिन जो इस नॉवल की विलेनस है उसका दिल जीतना नामुमकिन है, तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि कैरिन कम से कम ये सोचे कि मैं उसके लिए कोई खतरा नहीं हूँ। इसके बाद इजाबेल सोचती है कि ये पॉसिबल है क्योंकि मैं बहुत ही क्यूट हूँ। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी कैरिन कहती है, चलिए प्रिंसेस हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर इजाबेल कहती है ओके। इजाबेल के इतना कहते ही कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैरिन इजाबेल को पढ़ा रही होती है कि तभी इजाबेल कैरिन से कहती है, टीचर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ये सुनकर कैरिन कहती है, जी प्रिंसेस पूछिए। कैरिन के इतना कहते ही इजाबेल पूछती है, टीचर आपकी एज कितनी है? ये सुनकर कैरिन सरप्राइज्ड होती है और पूछती है, क्या मेरी एज? कैरिन इसके आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी इजाबेल कहती है, जी हाँ टीचर, और आपका नाम कैरिन क्यों है और आपने मैजिक करना कब सीखा था और आपको खाने में क्या पसंद है? क्या आपको पीचेस पसंद है? टीचर अगर आपको पीचेस पसंद है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मुझे चीजें शेयर करना बहुत ही पसंद है। इजाबेल इतना कहते ही मन में सोचती है कि किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि अगर हमें दुश्मन को हराना है तो हमें उसकी सारी कमजोरियां पता होनी चाहिए ताकि दुश्मन की कमजोरी हमें पता हो और हम उसे हरा सकें। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी कैरिन कहती है कि मैं अभी 22 साल की हूँ और जब मैं छोटी थी तब मैंने ये सुना था कि मेरे गांव में खिलने वाले फूल के नाम पर मेरा नाम रखा गया है और मैंने मैजिक तब सीखना शुरू किया जब मैं अपने टीचर से पहली बार मिली थी और उस समय मैं सिर्फ 7 साल की थी और मैं खाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर मुझे तला भुना खाना बिल्कुल पसंद नहीं। कैरिन के जवाब सुनकर इजाबेल उसकी ओर देखती है और मन में सोचती है, ओ गॉड ये कौन है? मैं इन्हें देखकर ये सचमुच नहीं कह सकती कि ये इस नॉवल की विलेनस है। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां कैरिन इजाबेल से पूछ रही होती है कि प्रिंसेस आपको नर्विडल मार्ग के बारे में पहले से ही पता है ना प्रिंसेस? ये सुनकर इजाबेल शॉक होती है और कैरिन से मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है। कैरिन से इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है कि नॉवल में ये साफ साफ लिखा था कि कैरिन ने नर्विडल कर्स का यूज किया था फीमेल कैरेक्टर पर उसे मारने के लिए। इजाबेल इतना सोचते ही हमें बताती है कि नॉवल में नर्विडल कर्स के रिसर्च के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, पर व्यूअर्स का ये मानना था कि कैरिन ने बहुत सारे रिसर्च की थी नर्विडल कर्स के बारे में और शायद अभी उसने नर्विडल कर्स के बारे में रिसर्च स्टार्ट कर दी है, इसीलिए वो मेरे पास एक टीचर बनकर आई है
ताकि वो नर्विडल कर्स के बारे में जान सके। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी कैरेन उससे पूछती है, प्रिंसेस आपको नर्विडल कर्स के बारे में क्या पता है? कैरेन की बात सुनकर इजाबेल जवाब देती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मेरी मौत हो जाएगी। ये सुनकर कैरेन पूछती है, प्रिंसेस क्या आपको पता है कि मौत का मतलब क्या होता है? इसके जवाब में इजाबेल कहती है, हाँ मुझे पता है कि मौत का मतलब क्या होता है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनके साथ मैं बहुत सारी अच्छी यादें बनाऊं, ताकि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तब मुझे कोई भी पछतावा ना रहे। इजाबेल की ये बात सुनकर कैरेन उससे पूछती है कि क्या आपको इस बात से डर नहीं लगता प्रिंसेस? ये सुनकर इजाबेल कहती है, हाँ डर लगता है, पर मेरे लिए ये जिंदगी एक तोहफा है जो भगवान ने मुझे दिया है और इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। इजाबेल इतना कहते ही कैरेन से मुस्कुराते हुए बोलती है, मिस कैरेन आपसे मिलना भी मेरे लिए एक तोहफे की तरह है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। कैरेन से इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है कि ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आपसे 20 साल बाद मिलना मेरे लिए बहुत ही डरावना होता, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे इस वक्त मिली हूँ। इजाबेल इतना सोचते ही कैरेन से पूछती है, पर क्या जब मैं मर जाऊंगी तो लोग सैड होंगे? मुझे सैड चीजें अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद कोई भी सैड हो। मिस कैरेन क्या आप इस बात से सहमत हैं? कैरेन से इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है, ये मेरे सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? क्या ये मुझसे नाराज हो गई हैं? इजाबेल इतना सोचते ही कैरेन के चेहरे की ओर देखती है और कैरेन के चेहरे को देखकर इजाबेल बहुत ही शॉक होती है, क्योंकि कैरेन के आंख से आंसू बह रहे होते हैं। कैरेन को रोते देख इजाबेल सोच रही होती है, हे भगवान ये क्यों रो रही है? इजाबेल कैरेन को रोते हुए देखकर सरप्राइज्ड होते हुए पूछती है, टीचर क्या आप रो रही हैं? इसके जवाब में कैरेन कहती है, नहीं प्रिंसेस मैं नहीं रो रही हूँ, प्लीज आप चिंता मत कीजिए। ये सुनकर इजाबेल जवाब देती है, अच्छा ठीक है, और मन में सोच रही होती है कि ये थोड़ा अजीब है, नॉवल के अकॉर्डिंग मिस कैरेन कभी नहीं रोती। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है कि डोंट टेल मी ये एक्टिंग है। इजाबेल इतना मन में सोचते ही हमसे कहती है कि नॉवल में ये साफ लिखा था कि मिस कैरेन लोगों को धोखा देने और एक्टिंग में बहुत ही अच्छी है, और इस समय इनके ये आंसू इस बात का प्रूफ है कि मिस कैरेन अभी एक्टिंग कर रही हैं। इजाबेल हमसे ये कहते ही मन में सोचती है कि अगर मैंने नॉवल नहीं पढ़ी होती तो मैं इस बात पर विश्वास कर लेती कि इस समय मिस कैरेन मेरी बातों को सुनकर बहुत ही दुखी हैं। इतना सोचते ही इजाबेल कैरेन को चुप कराने की कोशिश करती है और ये देखकर कैरेन कहती है, प्रिंसेस इतना शांत मत रहिए जब आपको पता है कि आप बहुत ही जल्द मरने वाली हैं। प्रिंसेस ये खुद को धोखे में रखने जैसा है और ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इतना कहते ही कैरेन इजाबेल की ओर देखती है और उससे बोलती है, प्रिंसेस आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कैरेन की बात सुनकर इजाबेल कहती है, क्या सचमुच? इसके जवाब में कैरेन हाँ कहती है। कैरेन की बात सुनकर इजाबेल उसे हक कर लेती है और उससे कहती है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मिस कैरेन मेरी टीचर है। ये सुनकर कैरेन मुस्कुराती है और कहती है, मैं भी इस बात से खुश हूँ प्रिंसेस कि आप मेरी स्टूडेंट हैं। कैरेन की बात सुनकर इजाबेल मुस्कुराती है, पर वो मन में सोच रही होती है कि होश में आओ इजाबेल, ये औरत आखिर में एक साइकोपैथ बन जाएगी, इसकी बातों को दिल पर लगाने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बस मेरी आत्मा इस बॉडी से पोजेस्ड है। इजाबेल इतना मन में सोचते ही कैरेन से कहती है, टीचर यू आर द बेस्ट। इजाबेल की बात सुनकर कैरेन मुस्कुराती है और ये देखकर इजाबेल मन में सोचती है, मैं मिस कैरेन की बातें सुनकर एम्बैरस हो गई थी, इसलिए मैंने इन्हें जल्दी से हक कर लिया, पर थैंक गॉड मैंने इन्हें हक कर लिया, नहीं तो ये मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख के पता लगा लेती कि मैं नाटक कर रही थी। इजाबेल इतना सोचते ही हमसे कहती है कि ये नॉवल जिसका नाम आफ्टर द डेथ ऑफ टर्मिनली इल वुमन है, इसमें कैरेन अपने टीचर विलियम से बदला लेने के बाद मिरोटल फेडरेशन की मास्टर बन जाती है। पर कैरेन की मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती। मिरोटल मैजिक फेडरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो विलियम को सपोर्ट करते थे, और इसीलिए वो स्टूडेंट्स इस बात से खुश नहीं थे कि कैरेन मैजिक फेडरेशन की लीडर बने। उन स्टूडेंट्स का ये मानना था कि कैरेन एक गद्दार है और इसीलिए वो कभी कैरेन को सपोर्ट नहीं करते थे, और उनके इसी बिहेवियर के कारण कैरेन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था वॉर।
इसके बाद कैरन ने हर एक राज्य के साथ जंग शुरू कर दी और क्योंकि कैरन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी तो वो हर एक जंग जीत जाती थी। ये सब देखकर मैजिक फेडरेशन के स्टूडेंट्स जो उसके खिलाफ थे वो उसे सपोर्ट करने लग गए। इसके बाद इजाबेल हमें बताती है कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स ही बदले नहीं थे, कैरन भी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे लोगों को मारने में खुशी और आजादी महसूस होने लग गई थी और एक समय बाद कैरन के लिए जंग लड़ना उसके जीने का कारण बन गया था। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि ये स्टोरी थी इस नॉवेल की विलेनस कैरन की। और फिर इजाबेल मन में सोचती है इस स्टोरी को सुनने के बाद मुझे मिस कैरन के खूबसूरत चेहरे को देखकर धोखा नहीं खाना चाहिए। इजाबेल के इतना सोचते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां कैरन इजाबेल को पढ़ा रही होती है और फिर उससे पूछती है कि प्रिंसेस क्या आपको ये स्टोरी समझ में आ गई। इसके जवाब में इजाबेल कहती है हाँ मुझे समझ में आ गया टीचर। ये सुनकर कैरन कहती है तो ठीक है हम इसे सही ढंग से शुरू करते हैं। कैरन की बात सुनकर इजाबेल सरप्राइज होती है और मन में सोचती है क्या सही ढंग से। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी कैरन कहती है प्रिंसेस अभी आप बहुत छोटी हैं और आपके रहन सहन का ढंग मिरोटल फेडरेशन के स्टूडेंट से काफी अलग है, इसीलिए मैंने प्लान किया है कि मैं आपको पहले बेसिक सिखाऊंगी। इसके बाद कैरन कहती है आप चिंता मत कीजिए प्रिंसेस, ये शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा पर मैजिक सीखना बुरा नहीं है। कैरन की बात सुनकर इजाबेल सरप्राइज होती है और मन में सोचती है मैजिक, क्या ओरिजिनल स्टोरी में इजाबेल ने कभी मैजिक सीखा था। इजाबेल के इतना सोचते ही सीन शिफ्ट होता है और 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां कैरन इजाबेल को मैजिक यूज करना सिखा रही होती है। और फिर मैजिक सिखाते समय कैरन इजाबेल से कहती है प्रिंसेस आप कोशिश कीजिए और अपनी सारी माना पावर इस स्टोन पर लगाइए। इसके बाद कैरन इजाबेल से कहती है प्रिंसेस अगर आप पूरी तरह से फोकस करेंगी तो आपके माना में एक स्ट्रॉन्ग और फास्ट करंट फ्लो करेगा जिससे आपको इस स्टोन को हिलाने में मदद मिलेगी। कैरन की बात सुनकर इजाबेल सोचने लगती है कि मुझे मैजिक सीखते हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है कि मैं शुरुआत में यह सोचती थी कि आखिरकार मुझे मैजिक सीखना क्यों है। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है कि मैंने ये नॉवेल अच्छे से पढ़ी है, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि इस एम्पायर की प्रिंसेस कभी मैजिक सीखेगी, तो ये सब मुझे क्यों करना पड़ रहा है। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है कोई बात नहीं, मैजिक सीखना इतना बुरा भी नहीं है। इजाबेल इतना सोचते ही अपनी पावर का यूज उस स्टोन पर करती है जिसे देखकर कैरन सरप्राइज होती है और मन में सोचती है ये क्या, ये तो माना बैरियर है और ये माना बैरियर कितना पावरफुल है, ये बहुत ही शॉकिंग है। प्रिंसेस ने अभी सिर्फ बेसिक मैजिक सीखा है और सिर्फ 6 महीने में इतना पावरफुल माना बैरियर। और फिर कैरन सोचती है कि सबसे सरप्राइजिंग है प्रिंसेस के माना का कलर। इनके माना की लाइट 5 अलग अलग रंगों में है। मैंने ऐसा सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि किसी इंसान के माना पावर्स की लाइट 1 से ज्यादा हो सकती है। इसके बाद कैरन सोचती है कि ऐसी डिफरेंट कलर की माना लाइट रियल लाइफ में देखना बहुत ही सरप्राइजिंग है। कैरन इतना सोचते ही इजाबेल से कहती है प्रिंसेस चलिए हम इस स्टोन को उठाने की कोशिश करते हैं। कैरन की बात सुनकर इजाबेल कहती है ओके, और जैसे ही इजाबेल अपनी पावर्स का यूज उस स्टोन पर करती है वो स्टोन हवा में उड़ने लगता है और स्टोन को हवा में उड़ते देख कैरन शॉक होती है और मन में सोचती है अद्भुत, कोई इंसान कितना भी अच्छा हो मैजिक सीखने में पर सिर्फ 6 महीने में इस लेवल पर पहुंचना इम्पॉसिबल है। कैरन इतना सोच ही रही थी कि तभी इजाबेल कहती है वाह टीचर ये देखिए ये हवा में उड़ रहा है। इजाबेल की बात सुनकर कैरन कहती है वेरी गुड प्रिंसेस, पर क्या आप इसे दूसरी ओर से हिलाने की कोशिश करेंगी। कैरन की बात सुनकर इजाबेल कहती है ओके, और फिर अपनी सारी माना पावर से उस स्टोन पर कॉन्सेंट्रेट करती है। पर इस बार इजाबेल का स्टोन हवा में नहीं उड़ता, वो स्टोन सिर्फ थोड़ी दूर उछलकर गिरता है और ये देखकर दोनों शांत हो जाते हैं। इतनी शांति देखकर इजाबेल मुस्कुराते हुए बोलती है ओह नो, मैं फेल हो गई, मैं इस स्टोन को हवा में नहीं उड़ा पाई। इजाबेल कैरन से इतना कहते ही मन में सोचती है ओह गॉड, मैं इसे हिला क्यों नहीं पाई, क्या मैंने इस स्टोन पर ठीक से फोकस नहीं किया था। शायद ये स्टोन इसलिए नहीं उड़ा क्योंकि मैं फोकस करते समय बातें कर रही थी। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है कोई बात नहीं, ये करके भी बहुत मजा आया। इजाबेल इतना मन में सोचते ही कैरन से मुस्कुराते हुए कहती है टीचर क्या मैं इसे दोबारा कर सकती हूँ या फिर इस बार हम कुछ और ट्राई करेंगे। इजाबेल की बात का कैरन कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है और ये देखकर इजाबेल कहती है टीचर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही। ये सुनकर कैरन कहती है नहीं कुछ नहीं प्रिंसेस,
इज़ाबेल से इतना कहते ही कैरन अपने हाथ की ओर देखती है और फिर मन में सोचती है कि अगर मैंने मैजिक का यूज नहीं किया होता तो ये टेबल टुकड़ों में टूट जाती। इसके बाद कैरन मन में सोचती है कि प्रिंसेस के अंदर इतनी पावरफुल माना पावर्स हैं, उससे वो अभी कंट्रोल नहीं कर सकती। इसके बाद कैरन सोचती है कि अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो प्रिंसेस एक ऐसी बच्ची है जो मैजिक के लिए बनी है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इज़ाबेल अपनी मैजिक पावर का यूज करके एक स्टोन को तोड़ देती है, जिसे देखकर कैरन कहती है, प्रिंसेस आपने आज भी बहुत मेहनत की। ये सुनकर इज़ाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, टीचर क्या मैंने अच्छा काम किया? इसके जवाब में कैरन कहती है, हाँ आपने अच्छा किया। कैरन की बात सुनकर इज़ाबेल मुस्कुराती है और कहती है, वाह टीचर ने मेरी तारीफ की। इज़ाबेल को मुस्कुराते देखकर कैरन कहती है, मैंने अभी कोई तारीफ नहीं की। ये सुनकर इज़ाबेल हंसते हुए कहती है, तो आप अगली बार मेरी तारीफ जरूर करना। ये सुनकर कैरन कहती है, ये आप पर निर्भर करता है प्रिंसेस। कैरन की बात सुनकर इज़ाबेल मुस्कुराती है और कहती है, मैं अगली बार अपना पूरा बेस्ट दूंगी टीचर। कैरन से इतना कहते ही इज़ाबेल मन में सोचती है, इससे पहले मैं जान पाती मैं 4 साल की हो चुकी थी और कैरन मुझे अभी तक मैजिक के लेसन दे रही थी। इसके बाद इज़ाबेल मन में सोचती है कि किसी वजह से मिस कैरन का व्यवहार सख्त हो गया है और उनके बोलने का तरीका पहले से कठोर हो गया है। इज़ाबेल मन में इतना सोचते ही कैरन से कहती है, टीचर जब कोई इंसान जादू करना सीख लेता है तो क्या वो हवा में उड़ सकता है? इज़ाबेल की बात सुनकर कैरन जवाब देती है कि हाँ जादूगर हवा में उड़ सकते हैं, पर अधिकतर जादूगर ऐसा करना पसंद नहीं करते क्योंकि अगर वो ऊंचाई से गिरेंगे तो वो मर भी सकते हैं। कैरन की बात सुनकर इज़ाबेल उससे प्यार से कहती है, ओ गॉड इज़ाबेल को डर लग रहा है। इज़ाबेल को ऐसे देखकर कैरन थोड़ी देर के लिए शांत होती है और फिर इज़ाबेल से कहती है कि कल से हम मैजिक के इम्पोर्टेंट लेसन्स को पढ़ेंगे। कैरन की बात सुनकर इज़ाबेल डिसअपॉइंट होते हुए कहती है, ओके कल मैं और भी मेहनत करूंगी। इज़ाबेल के इतना कहते ही कैरन वहां से चली जाती है और कैरन के वहां से जाते ही इज़ाबेल चैन की सांस लेती है और फिर मन में सोचती है, ओ गॉड ये सचमुच बहुत डरावना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी चोरी पकड़ लेंगी। इज़ाबेल इतना सोचते ही कैरन के डरावने एक्सप्रेशंस को याद करती है, जिसमें कैरन कह रही होती है कि अगर तुम ऊंचाई से गिरे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। कैरन की इन बातों को याद कर इज़ाबेल कांपने लगती है और फिर मन में सोचती है कि जब भी कैरन मरने मारने की बात करती है तो वो अचानक से डरावनी लगने लगती है। इसके बाद इज़ाबेल मन में सोचती है कि और ऐसा नॉवल में भी लिखा था कि कैरन ऐसे शब्दों का प्रयोग तब करती है जब उसे किसी शिकार को डराना होता है। इसके बाद इज़ाबेल सोचती है कि मुझे खुश होना चाहिए कि उसका शिकार मैं नहीं हूँ। इज़ाबेल के इतना सोचते ही सीन शिफ्ट होता है और कैरन का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर कैरन अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर कह रही होती है, शांत रहो। खुद से इतना कहते ही कैरन अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और फिर मन में सोचती है कि वो सचमुच बहुत क्यूट है। कैरन इतना सोचते ही बेड पर गोल गोल घूमने लगती है और फिर कहती है, क्यूट क्यूट क्यूट, प्रिंसेस इतनी क्यूट कैसे हो सकती हैं? इसके बाद कैरन कहती है कि क्या मैं उन्हें अपनी पॉकेट में डाल लूं? इसके बाद कैरन सोचती है कि क्या हो अगर वो मेरी पॉकेट में जाकर और भी क्यूट हो जाए। ओ गॉड वो कैसे इतनी प्यारी और सुंदर है। कैरन इतना कहने के थोड़ी देर बाद शांत होती है और मन में सोचती है कि शांत रहो कैरन, लॉर्ड बाइटन पहले से ही प्रिंसेस के लिए पागल है, इसीलिए तुम्हें अपना दिमाग शांत रखना है कैरन। कैरन इतना सोचते ही लॉर्ड बाइटन को याद करती है और फिर कहती है, वो व्यक्ति इस तरह का है कि अगर प्रिंसेस ने कोई गंभीर अपराध भी किया होगा तो वो उसे अनदेखा कर देगा, इसीलिए मुझे प्रिंसेस के साथ स्ट्रिक्ट होना होगा, नहीं तो एक दिन प्रिंसेस के अंदर की मैजिक पावर्स उन्हें खा जाएगी। कैरन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर कैरन का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का कैरन से कहता है, इसका मतलब तुम मेरे साथ डेट पर नहीं जाओगी। इसके जवाब में कैरन कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकती। कैरन की बात सुनकर वो लड़का गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना करो। इतना कहते ही वो लड़का कैरन को धक्का देता है, जिसके कारण कैरन को चोट लगती है और वो हमसे कहती है कि मेरा बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। इसके बाद वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, इसी वजह से मैं एक अनाथ आश्रम में रहती थी।
मैं बचपन से ही बहुत सुंदर थी, इसी वजह से वहाँ के बच्चे मुझे बहुत पसंद करते थे और इसी वजह से मेरा समय उस अनाथ आश्रम में अच्छा बीत रहा था। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जैसी अनाथ के लिए ये चेहरा एक जहर है। इसके बाद कैरन हमसे कहती है कि एक दिन मिखेल नाम के लड़के ने मुझसे डेट पर जाने के लिए पूछा और जब मैंने उसे मना कर दिया तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे बुली करना शुरू कर दिया। वो हर रोज मुझे अलग अलग तरीके से मारता और पीटता था और इस बात के लिए कोई उसका विरोध नहीं करता था क्योंकि ऑर्फनेज का ख्याल रखने वाली लेडी उसे बहुत पसंद करती थी और हमेशा वो मुझे समझाती थी कि वो तुम्हें इसलिए बुली करते हैं क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम इतनी खूबसूरत नहीं होती तो कोई तुम्हें बुली नहीं करता। समझी कैरन, तुम्हें वो क्यों बुली करते हैं? वो बच्चे बुरे नहीं हैं, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। अगर तुम शुरू से ही उनके साथ अच्छा बिहेव करती तो वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करते। अब तो तुम मेरी बातों को समझ गई होगी ना कैरन। अब से तुम उनके साथ अच्छे से बिहेव करना और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेडी की बातों को सुनकर कैरन हमसे कहती है कि टीचर मेरी बातों को कभी भी सीरियसली नहीं लेती थी क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसी बातें बाहर गई तो उनके ऑर्फनेज का नाम खराब होगा। इसके बाद कैरन हमसे कहती है कि यही एक वजह थी कि मुझे उन सारी प्रॉब्लम्स और बुलिंग्स को फेस करना पड़ता था। इसके बाद वो कहती है कि एक समय बाद उन सब चीज़ों की मुझे आदत हो गई थी और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो बच्चे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इसके बाद कैरन हमसे कहती है कि एक दिन एक जादूगर मुझे ढूंढता हुआ इस अनाथ आश्रम में आया और उस जादूगर को देखकर पहली बार मेरे मन में एक उम्मीद जगी और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैं इस जगह पर कभी भी ठीक नहीं रह सकती। कैरन इतना सोच ही रही थी कि तभी वो आदमी कैरन से कहता है, हेलो, मेरा नाम विलियम है और अब से तुम मुझे डैड कह सकती हो। विलियम की बातों को सुनकर कैरन बहुत खुश होती है और फिर हमसे कहती है कि जिस इंसान ने मुझे अडॉप्ट किया था उसका नाम विलियम था और वो मिरोटल मैजिक फेडरेशन का चीफ हेड था। इसके बाद कैरन कहती है कि उस समय विलियम को देखकर मेरे अंदर झूठी उम्मीदें जागने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं भी खुश रह सकती हूँ। इसके बाद कैरन कहती है कि लेकिन वहाँ पर भी मेरे डरावने सपनों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। विलियम, जिसे लोग एक फरिश्ता मानते थे, वो एक पागल इंसान था और उसके दो चेहरे थे। साफ शब्दों में कहूँ तो वो एक इंसान की शक्ल में जानवर था। इसके बाद वो कहती है कि उस जानवर की वजह से मैंने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी और खुद को एक जीती जागती कठपुतली समझ लिया। विलियम जो भी कहता था वो मैं करती थी। उसने मुझे मैजिक सिखाया, मैंने मैजिक सीखा। वो मुझे लोगों को मारने के लिए कहता था तो मैं उन्हें मार देती थी। इसके बाद कैरन कहती है कि पर क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, ना कि किसी के हाथों की कठपुतली, इसीलिए धीरे धीरे मेरे दिल के अंदर बदले की भावना शुरू हो गई। इसके बाद कैरन हमसे कहती है, मैं विलियम से गुस्सा नहीं थी। मैंने बस ये सोच लिया था कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है विलियम से बदला। इसके बाद कैरन कहती है कि बदला लेने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की मैजिक सीखने के लिए और इसीलिए जब मैं 20 साल की हुई तो मुझे सबसे कम उम्र में नंबर 1 मैजिशियन बनने का सम्मान मिला और फिर उसके 2 साल बाद मैंने ये अफवाह सुनी कि एम्पायर की प्रिंसेस को मैजिक सिखाने के लिए मैजिक टीचर को ढूंढा जा रहा है। ये बात सुनकर मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि अगर मुझे विलियम के चंगुल से बचना है तो मुझे ताकतवर बनना होगा। इसीलिए जब मेरे पास प्रिंसेस को मैजिक सिखाने का प्रपोजल आया तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद कैरन हमसे कहती है कि और ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस समय मेरा सारा इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज पर था और वो था नरविडल, मौत का देवता। इसके बाद कैरन हमसे कहती है कि उस समय मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि नरविडल मार्क का इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो बहुत ही आसानी से मैं विलियम से अपना बदला ले पाऊंगी और मेरे बदले को पूरा करने में मदद करेगी वो बच्ची जिसके हाथ पर नरविडल का निशान है। ये सब मैंने सोचा था जब तक मैं प्रिंसेस से नहीं मिली थी। इसके बाद कैरन कहती है, प्रिंसेस वो इंसान हैं जिन्होंने पहली बार मेरे बारे में पूछा। इसके बाद कैरन कहती है कि जिस तरह से वो अपनी मनपसंद चीज़ें बहुत आसानी से लोगों में बांटती हैं, ये देखकर मुझे भी लगता है कि वो बहुत ही प्यारी हैं। इसके बाद वो सोचती है कि ये जानने के बावजूद भी कि 21 साल की उम्र में वो मर जाएंगी
प्रिंसेस का ये कहना कि उनकी ये जिंदगी एक तोहफा है और मैं उस तोहफे का एक हिस्सा हूँ। इसके बाद कैरन सोचती है कि क्या मैं कभी किसी इंसान की जिंदगी का हिस्सा रही हूँ। इसके जवाब में कैरन खुद से कहती है कि नहीं, मैं प्रिंसेस से मिलने से पहले किसी की भी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनी और शायद इसीलिए मेरी जिंदगी बहुत ही बोरिंग थी। पर प्रिंसेस से मिलने के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। इसके बाद कैरन कहती है कि शायद इस बदलाव के कारण मैं प्रिंसेस से ये कहना चाहती थी कि आपको अपनी मौत की बात पर इतना शांत नहीं रहना चाहिए प्रिंसेस। लोगों के लिए ये नॉर्मल है कि वो जिंदगी जीने की इच्छा रखें। इसके बाद कैरन हमसे कहती है कि जब प्रिंसेस ने मुझसे ये कहा था कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता, तो मैंने खुद को प्रिंसेस में देखा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक समय मौत की बात सुनने के बावजूद मेरे चेहरे पर ऐसी ही शांति और मुस्कुराहट थी। इसके बाद कैरन कहती है कि शायद इसी वजह से मैं प्रिंसेस से ये कहना चाहती थी कि इस जंग में वो अकेली नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। कैरन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैरन रॉयल पैलेस के दरवाजे पर खड़ी होती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैं कैरन हिज मैजेस्टी द एम्पीरियर से मिलना चाहती हूँ। दिखाया जाता है कि कैरन किंग से मिलने आती है और किंग से कहती है कि कल से मैं प्रिंसेस की सीरियस मैजिक ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी। ये सुनकर किंग कहता है, क्या सचमुच? इसके जवाब में कैरन कहती है, जी हाँ योर मैजेस्टी, प्रिंसेस एक दिन बहुत ही बेहतरीन जादूगर बनेंगी। ये सुनकर किंग कहता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि इजाबेल के अंदर भी बिल्ट इन परिवार का खून है। किंग की बात सुनकर कैरन सरप्राइज्ड होती है और फिर किंग से कहती है कि आपको मेरी बात शॉकिंग नहीं लगी? कैरन की बात का किंग कोई भी जवाब नहीं देता और कैरन किंग को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी, मेरी सोच अभी काफी छोटी है। किंग से इतना कहते ही कैरन मन में सोचती है कि रॉयल पैलेस में आने से पहले मैंने ये अफवाह सुनी थी कि योर मैजेस्टी प्रिंसेस को पसंद नहीं करते और दूर से देखा जाए तो इस अफवाह को सही माना जा सकता है क्योंकि प्रिंसेस बिल्ट इन फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीख सकती। पर अगर कोई इंसान प्रिंसेस और योर मैजेस्टी के रिलेशनशिप को पास से देखेगा तो आपको कुछ अलग लगेगा, जैसा कि मुझे लग रहा है। इसके बाद कैरन मन में सोचती है कि अभी मुझे योर मैजेस्टी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं प्रिंसेस की तारीफ मेरे मुंह से सुनकर। इतना सोचते ही कैरन किंग से कहती है कि प्रिंसेस की ट्रेनिंग शुरू करने के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी। कैरन की बात सुनकर किंग जवाब देता है, क्या बस इतनी छोटी सी बात, इसके लिए तुम बाइटन से जाकर मिलो, वो तुम्हें पैसे दे देगा और हाँ, उसके साथ अक्लमंदी से बात करना। किंग की बात सुनकर कैरन बाइटन को याद करते हुए कहती है, क्या बाइटन? अच्छा, आपका वो बॉडीगार्ड। और फिर कैरन कहती है, अच्छा मैं समझ गई योर मैजेस्टी, आपका कहने का ये मतलब है कि मैं जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकती हूँ। ये सुनकर किंग कहता है, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा। किंग की बात को सुनकर कैरन मन में सोचती है, हाँ आपने ऐसा नहीं कहा, पर योर मैजेस्टी ये अच्छे से जानते हैं कि उनका ये सोल्जर प्रिंसेस का बहुत बड़ा भक्त है, इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि योर मैजेस्टी ने सारी जिम्मेदारी उस सोल्जर को दे दी है। इतना कहते ही कैरन किंग की ओर देखती है और फिर सोचती है, इसका मतलब योर मैजेस्टी प्रिंसेस से प्यार करते हैं। हाँ, यही सच होगा क्योंकि मैं ये फील कर सकती हूँ कि योर मैजेस्टी प्रिंसेस से बहुत ही प्यार करते हैं पर वो दिखाना नहीं चाहते। इसके बाद कैरन कहती है कि मैं योर मैजेस्टी को अच्छे से इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि इस मामले में वो बिल्कुल मेरी तरह है। कैरन इतना सोचते ही किंग की तरफ देखती है और फिर हमसे कहती है कि लगता है अभी तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं है, या शायद ये भी हो सकता है कि वो अभी पहले स्टेप पर हों प्रिंसेस के फैन बनने के लिए। इतना सोचते ही कैरन किंग से कहती है, योर मैजेस्टी क्या आप मुझसे इस बारे में नहीं पूछेंगे? ये सुनकर किंग कहता है, किस बारे में? इसके जवाब में कैरन कहती है कि
आखिर प्रिंसेस के अंदर कितना मैजिक टैलेंट है इसके बारे में। किंग से इतना कहते ही कैरन मन में सोचती है कि मैजिक सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है टैलेंट, और जिन लोगों में टैलेंट नहीं होता वो मैजिक में ज्यादा दूर नहीं जा पाते, और चाहे वो कितनी भी कोशिश करें वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक नहीं पहुंच पाते। कैरन इतना सोच ही रही थी कि तभी किंग उससे कहता है कि क्या ये सच में जरूरी है। इसके जवाब में कैरन कहती है कि आमतौर पर ये जरूरी माना जाता है क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स सबसे पहले मुझसे यही सवाल पूछते हैं। कैरन की बात सुनकर किंग गुस्से में कहता है, क्या सचमुच? मिस कैरन, लगता है आप भूल गई हैं कि आप कहाँ बैठी हैं। ये सुनकर कैरन डर जाती है और फिर किंग से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी, मैं एक समय के लिए भूल गई थी कि मैं कहाँ पर हूँ। किंग से इतना कहते ही कैरन मन में सोचती है कि ये राज्य तलवारबाजों के लिए है और यहाँ पर जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी तलवारबाजी आती है उन लोगों को ज्यादा अहमियत दी जाती है ऐसे लोगों से जो कि एक बहुत ही अच्छे जादूगर है। कैरन इतना सोचते ही किंग से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। इसके बाद कैरन कहती है, अच्छा अब मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। कैरन इतना कहते ही वहाँ से जाने लगती है कि तभी किंग कहता है, रुको। ये सुनकर कैरन किंग की ओर देखती है पर किंग उससे कोई सवाल नहीं पूछते, जिसकी वजह से कैरन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किंग उससे क्या कहना चाहते थे। कैरन इतना सोच ही रही थी कि तभी किंग कहते हैं, वो बच्ची क्या वो खुश है? किंग के इस सवाल से कैरन सरप्राइज्ड होती है और फिर कहती है, हाँ, ये जानकर कि मैजिक सीखने के बाद वो हवा में उड़ सकती हैं, वो बहुत ही खुश है। कैरन की ये बात सुनकर किंग बहुत ही खुश होते हैं और उससे कहते हैं, अच्छा ये बात है। ये सुनकर कैरन किंग की ओर देखती है और फिर उनसे कहती है, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कि किसी बच्चे के पेरेंट ने मुझसे ये पूछा है कि क्या उनका बच्चा खुश है। किंग से इतना कहते ही कैरन मन में सोचती है कि ज्यादातर पेरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि क्या उनके बच्चे में कोई टैलेंट है और कहीं वो मैजिक सीखते समय मर तो नहीं जाएगा, या फिर वो पूछते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छा मैजिशियन बन भी पाएगा या नहीं। कैरन इसके बाद सोचती है कि सभी पेरेंट्स मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझसे ये पूछा हो कि उनका बच्चा मैजिक सीखते समय खुश है या नहीं। कैरन इतना सोचते ही किंग से कहती है, पूरे राज्य में जो ये अफवाह फैल रही है कि हिज मैजेस्टी प्रिंसेस से नफरत करते हैं, शायद ये गलत है। कैरन की बात सुनकर किंग कहते हैं, क्या ये अफवाह अभी तक फैल रही है? इसके जवाब में कैरन कहती है, जी हाँ योर मैजेस्टी। ये सुनकर किंग गुस्से में कहते हैं, अच्छा। ये सुनकर कैरन कहती है, योर मैजेस्टी क्या आप ये गलतफहमी ठीक नहीं करेंगे? ये सुनकर किंग कहता है, क्या इतनी छोटी सी चीज को ठीक करने की कोशिश करना बेवकूफी नहीं? ये सुनकर कैरन कहती है, आप सही कह रहे हैं योर मैजेस्टी, और फिर मन में सोचती है कि योर मैजेस्टी की पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, शायद इसी वजह से उन्हें इस अफवाह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैरन इतना सोचते ही किंग से कहती है, योर मैजेस्टी हमारी बातचीत काफी लंबी चली, इसीलिए मैं अब यहाँ से जाने की इजाजत चाहती हूँ। कैरन इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है कि तभी किंग अपनी चेयर उठाकर दरवाजे पर मारता है, जिसकी वजह से बहुत जोर से आवाज होती है और बाहर खड़े सभी सर्वेंट्स डर जाते हैं और फिर कहते हैं, ये क्या था? लगता है योर मैजेस्टी बहुत ही गुस्से में है। सर्वेंट के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग एक पार्टी में एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आज किंग का जन्मदिन था। उस पार्टी में बहुत सारे लोग खुश थे क्योंकि आज वो किंग से मिलने वाले थे, और कुछ लोग उस पार्टी की अरेंजमेंट्स देखकर किंग की तारीफ कर रहे थे। इसके बाद किंग को दिखाया जाता है जिन्हें क्वीन रेडी कर रही थी और उनसे कह रही थी, योर मैजेस्टी लोग आज आपसे चाहे कैसे भी बात करें, आपको उनसे थोड़ा भी गुस्सा नहीं होना है, और आज का इवेंट बहुत ही स्पेशल है, इसलिए आप शांत रहिएगा। क्वीन की बात सुनकर किंग कहते हैं, हाँ मैं समझ गया। ये सुनकर क्वीन कहती है,
क्या आप ये प्रॉमिस करते हैं कि आप किसी पर गुस्सा नहीं होंगे? इसके जवाब में किंग अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और फिर मन में सोचते हैं ये पार्टी बहुत ही बोरिंग होती है और मुझे ये कभी समझ नहीं आता कि ये लोग इस बोरिंग पार्टी को एक हफ्ते तक क्यों मनाते हैं। किंग इतना सोचता ही है कि तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, योर मैजेस्टी, ये मेरा बड़ा बेटा है जो इस साल 18 साल का हो गया है, इसीलिए मैं इसे आपसे मिलवाने लाया। उस आदमी की बात सुनकर किंग मन में सोचता है, बोरिंग, ये सचमुच बहुत बोरिंग है। इससे बढ़िया मैं अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस एक बार और करता। किंग इतना सोचता ही है कि तभी उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि उनके पीछे खड़ी औरतें उनके बारे में बातें कर रही थी। वो औरतें कह रही थी, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? मेरा तो मन कर रहा है कि उनकी एक तस्वीर बनवाकर अपनी तिजोरी में रखवा लूं। ये सुनकर दूसरी लेडी कहती है, मैडम, अच्छी चीजें आपको लोगों में बांटनी चाहिए। मैंने सही कहा ना लेडीज की इन बातों को सुनकर किंग बहुत ही परेशान हो चुका था और सोच रहा था कि ये पार्टी कब तक खत्म होगी कि तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि हम अपने गेस्ट को बताना चाहते हैं कि आज योर मैजेस्टी के जन्मदिन के खास मौके पर हमने एक बहुत ही बेहतरीन पियोनिस्ट जिसका नाम लुंटा है उसे बुलाया है और आज लुंटा योर मैजेस्टी के लिए बहुत ही बेहतरीन गाना परफॉर्म करेगा, इसीलिए आप सभी लोग उनका तहे दिल से स्वागत कीजिए। उस आदमी के इतना कहते ही वो पियानिस्ट पियानो प्ले करता है और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर इजाबेल को दिखाया जाता है जो कि गार्डन में बैठी हुई कुछ कर रही होती है कि तभी इजाबेल की नैनी वहां पर आती हैं और फिर चिल्लाते हुए कहती हैं, यह प्रिंसेस, आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे आपके सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये सुनकर इजाबेल कहती है, नैनी, ये देखिए, क्या ये फूल सुंदर नहीं है? इजाबेल की बात सुनकर मेड कहती है, क्या फूल? ओह गॉड प्रिंसेस, ये फूल तो सचमुच बहुत सुंदर है। मेड की बात सुनकर इजाबेल बहुत ही खुश होती है और फिर कहती है, ये फूल आपको भी अच्छा लगा ना नैनी? आपको पता है मैंने इसे पेड़ के नीचे से उठाया है और ये देखिए नैनी, मैं इसे और भी सुंदर बना सकती हूँ। इजाबेल इतना कहते ही अपने मैजिक का यूज उस फ्लावर पर करती है जिसकी वजह से वो फ्लावर चमकने लगता है और ये देखकर मेड सरप्राइज्ड होते हुए प्रिंसेस से कहती है, वाओ प्रिंसेस, ये फूल तो किसी हीरे की तरह चमक रहा है। ये सुनकर इजाबेल कहती है, नैनी, अगर आपको ये इतना पसंद आया है तो आप ये मेरी ओर से गिफ्ट के तौर पर रख लीजिए। इजाबेल की बात सुनकर वो मेड खुशी से रोने लगती है और फिर कहती है, क्या सचमुच मैं इसे रख सकती हूँ प्रिंसेस? थैंक यू। और आप चिंता मत कीजिए प्रिंसेस, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। नैनी की बात सुनकर इजाबेल कहती है, नहीं नहीं नैनी, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है और प्लीज नैनी, आप रोइए मत क्योंकि आपको ऐसे रोते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इजाबेल नैनी से इतना कहते ही मन में सोचती है कि जिस दिन से मैं इस दुनिया में आई हूँ और जब से मैंने चलना सीखा है तब से हर रोज मैं यहाँ वहाँ दौड़ती और भागती रहती हूँ और ऐसे दौड़ने और भागने से मेरे शरीर में कोई भी दर्द नहीं होता, इसीलिए मुझे ये करने में बहुत मजा आता है और बहुत ही खुशी मिलती है। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी किसी इंसान के कदमों की आवाज आती है। उन कदमों की आवाज को सुनकर जब इजाबेल पीछे मुड़ती है तो एक आदमी को दिखाया जाता है जो इजाबेल से कहता है, वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा खजाना ऐसी जगह पर मिल जाएगा। उस आदमी की आवाज सुनकर इजाबेल इधर उधर देखती है और सोचती है, नैनी, नैनी यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ चली गई? इजाबेल ये सोच रही होती है कि तभी वो आदमी कहता है, हेलो चाइल्ड, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा।